अब तक हमने पार्टनरशिप का मीनिंग देखा और पार्टनरशिप का मीनिंग देखते हुए हमने आपसे ये कहा कि भैया हो सकता है कि आम बोलचाल की भाषा में लोग अलग अलग तरीके से पार्टनर्स की डेफिनेशन देते हैं, परंतु हमें जरा भी उस पर ध्यान नहीं देना है। हमें हमारे अकाउंटिंग प्रोस्पेक्टस से अगर बात करेंगे तो जो हमारा लॉ का सेक्शन है, हमारी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, कौन सा? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 के अंदर जो डेफिनेशन दे रखी है, हमें मीनिंग समझने के लिए केवल और केवल इसी पे फोकस करना है। और जब हमने ये मीनिंग देखी तो हमने देखा कि हमने ये कहा कि कुछ एसेंशियल एलिमेंट है, उन एसेंशियल एलिमेंट का मौजूद होना जरूरी है। अगर उसमें कुछ मिसिंग है तो हमारे अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसे एक वैलिड पार्टनरशिप नहीं कहेंगे। तो हमने एसेंशियल एलिमेंट पढ़े। अभी हमें ये देखना है कि कुछ अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी जो है आपके सामने बार बार आएगी जब ये आप ये चैप्टर पढ़ोगे। तो हम पहले कुछ इन शब्दों की मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं जो कि हमें ये चैप्टर पढ़ते समय बार बार हमारे सामने आएंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो शब्द है भैया पार्टनर। बहुत जरूरी शब्द है कि भैया ये पार्टनर्स क्या होते हैं, पार्टनर्स किसे कहेंगे। तो जो हमने डेफिनेशन स्टार्ट की, इस डेफिनेशन स्टार्ट में क्या था? जो सबसे पहला वर्ड था, पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप। हमारी डेफिनेशन स्टार्ट कैसे हुई थी? पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन। तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में एक जो रिलेशन क्रिएट होती है, रिलेशन जो क्रिएट होता है, यहां पार्टनरशिप की शुरुआत होती है। तो बात करेंगे भैया पार्टनर किसे कहेंगे, तो वो दो या दो से अधिक व्यक्ति, मान लीजिए ये 3 व्यक्ति हो गए, तो ये सभी लोग जो कि एग्रीड हुए हैं। जो हमारी डेफिनेशन थी ना वर्ड, 2 और मोर पर्सन, तो वो जो पर्सन थे, मिस्टर ए मान लीजिए, मिस्टर बी मान लीजिए और मिस्टर सी। ये जो ए बी सी है, वो पर्सन जो कि एग्रीड हुए हैं, उन पर्सन्स को हम कहेंगे पार्टनर ऑफ द फर्म। तो बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, हर बार आपको इस चैप्टर में न जाने कितनी बार रिपीट करना पड़ेगा कि मिस्टर ए इज ए पार्टनर, मिस्टर बी इज ए पार्टनर। तो पार्टनर का मतलब ये हो गया, ये वो लोग हैं हु आर एग्रीड फॉर बिजनेस एंड शेयर द प्रॉफिट। अगर हमारी सारे के सारे एसेंशियल एलिमेंट अगर कंप्लीट होते हैं, फिर जो रिलेशनशिप जिन लोगों के बीच में बनेगी, उन लोगों को हम कहेंगे आप हमारे पार्टनर हो, आप हमारे पार्टनर हो, आप हमारे पार्टनर हो। तो सबसे पहला वर्ड जो हमने समझा कि भैया पार्टनर कैसे किसे कहते हैं, तो पार्टनरशिप रिलेशनशिप के अंदर आने के लिए जो जो लोग एग्री होते हैं, वो सभी मिस्टर ए बी सी, मोहन, सोहन और रमेश, ये सारे के सारे व्यक्ति पार्टनर कहलाएंगे। सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, वो जो शब्द है वो हमें समझना है, और वो क्या है? वो है फर्म। कि भैया फर्म किसे कहते हैं, फर्म किसे कहते हैं। तो जो फर्म है, फर्म का मीनिंग क्या होगा? तो फर्म का मीनिंग यहां पे होगा वो बिजनेस एंटिटी, वो अम्ब्रेला, वो छत जिसके नीचे इन सभी पार्टनर्स ने डिसाइड किया है कि हमें बिजनेस करना है। तो ये जो कलेक्टिवली जब ये लोग मिलके डिसाइड करेंगे, मिस्टर ए
मिस्टर बी और मिस्टर सी ने डिसाइड किया कि भैया हम एक बिजनेस एंटिटी क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हम ये व्यापार करेंगे। तो वो जो बिजनेस एंटिटी है वो अम्ब्रेला है जिसके अंदर वो छत है जिसके अंदर ये सभी लोग इकट्ठे हुए हैं बिजनेस करने के लिए। तो उन्हें एक बिजनेस एंटिटी क्रिएट करनी पड़ेगी, तो जब ये मिल गए तो वो हो जाएगी क्या, फर्म। तो फर्म का मतलब पार्टनर्स ने मिलके बिजनेस क्रिएट करने के लिए जो बिजनेस एंटिटी क्रिएट की, वो जो एंटिटी है वो पार्टनरशिप फर्म कहलाएगी। पहला वर्ड था पार्टनर, वो लोग जिन्होंने डिसाइड किया कि हम मिलकर व्यवसाय करेंगे। तो यहां मिस्टर ए बी सी राम श्याम मोहन हो सकते हैं। बिजनेस एंटिटी जो क्रिएट हुई उनके मिलने से उसे कहेंगे भैया पार्टनरशिप फर्म क्रिएट हो गई। ठीक है, तो वो एक फर्म क्रिएट करेंगे, एक छत के नीचे आएंगे व्यापार करने के लिए एक कॉमन एजेंडा लेकर। तो हम कहेंगे भैया ये बिजनेस एंटिटी क्रिएट हो गई है, और बिजनेस एंटिटी क्रिएट हो गई तो हम कहेंगे उन्होंने एक फर्म बना दी। अब जब आपने फर्म बनाई तो उसका कुछ नामकरण भी देना पड़ेगा। जैसे बच्चा पैदा होता है तो हमें उसको उसकी आइडेंटिटी देने के लिए हमें उसका नामकरण करना होता है। हम किसी का नाम मोहन, किसी का सोहन, किसी का मोहन सोहन या मिस्टर एक्स वाई रखते हैं। इसी प्रकार ताकि ये क्यों रखते हैं, ताकि उसे अपनी एक पहचान मिल सके। तो हमारी जो ये बिजनेस एंटिटी है, इस बिजनेस एंटिटी की पहचान के लिए हम उसका नामकरण करते हैं। क्या करते हैं, नामकरण करते हैं। तो ये नामकरण जो होगा ये कहलाएगा नेम ऑफ द फर्म। जिस फर्म के अंदर जो आपने फर्म या बिजनेस एंटिटी क्रिएट की उसका आपको नामकरण करना पड़ेगा ताकि आपको अपनी एक पहचान मिल सके। आप किस फर्म के नाम से आप आए हो, आपका अपना क्या कोई वजूद है, वो यहां उसको मिल सके। अभी हम थोड़ी देर में बाद में देखेंगे कि ये जो बिजनेस एंटिटी है उसका नेचर कैसा होगा, ये डिटेल में समझेंगे। फिलहाल हमने 3 शब्दों को समझा। पहला समझा पार्टनर, वो लोग जिन्होंने ये डिसाइड किया कि हम मिलके बिजनेस करेंगे। फर्म, वो बिजनेस एंटिटी, वो अम्ब्रेला, वो छत जिसके अधीन इन लोगों ने, ये लोग जो थे ये एग्री हो गए कि भैया हम व्यापार करेंगे, वो बिजनेस एंटिटी कहलाएगी फर्म। और फर्म का अपना एक नाम देना पड़ेगा ताकि उसकी कुछ पहचान हो सके। तो हम कहेंगे ये है भैया नेम ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो इन शब्दों को समझ लिया हमने, और ये शब्द जो है वो बार बार हमारे सामने आने वाले हैं। अब बात करेंगे कि जब ये बिजनेस एंटिटी क्रिएट तो हो गई, तो ये जो पार्टनरशिप फर्म क्रिएट हुई है, उसका अपना अस्तित्व क्या है, या हम कहेंगे क्या इसका अपना कोई वजूद होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये जो बिजनेस एंटिटी क्रिएट हुई, ये जो फर्म क्रिएट हुई, क्या इसका अपना कोई अस्तित्व होता है। अब बात अस्तित्व की बात करेंगे, उसका नेचर कैसा रहेगा। तो हमें इस बात को समझने के लिए मैं अपनी बात को 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा। एक अस्तित्व में हम किसी फर्म को लेके आए हैं। एक हमने क्या किया, जब फर्म क्रिएट की तो हमने एक बिजनेस एंटिटी क्रिएट किए। तो ये जो बिजनेस एंटिटी क्रिएट किए, क्या ये कानून की नजर में अपना कोई अस्तित्व रखती है। बात समझना,
मैंने कहा हमने एक बिजनेस एंटिटी क्रिएट की है, बिजनेस एंटिटी क्रिएट की है, परंतु अब मेरा प्रश्न यहां है, दो बातों से, दो अलग अलग एंगल से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि पहला क्वेश्चन ये है कि जो हमने ये बिजनेस एंटिटी क्रिएट की है, क्या कानून की नजर में वो अपने आप में कोई अस्तित्व रखती है या नहीं रखती? अगर कानून के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, तो भैया पार्टनरशिप की जो बिजनेस एंटिटी आपने की है, इसका कोई सेपरेट अस्तित्व नहीं होता है। मीनिंग ये हुआ कि पार्टनरशिप फर्म हैव नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी इन द आइज ऑफ लॉ। बात समझना, दो या दो से अधिक व्यक्ति ने मिलकर एक बिजनेस एंटिटी क्रिएट की। ये जो बिजनेस एंटिटी क्रिएट हुई, जिसका आपने नाम दिया राम एंड सन्स, मोहन एंड सन्स, XYZ एंड फर्म्स या एंड कंपनी, कोई भी नाम दिया, क्या वो कानून की नजर में एक सेपरेट एंटिटी बन गई? कानून की नजर में क्या कोई लीगल एंटिटी बन गई? तो इसका जवाब है भैया नहीं, बिल्कुल नहीं। कानून की नजर में ये किसी भी प्रकार की सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं बनती है, क्योंकि लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, तो एक पार्टनरशिप फर्म का वजूद या अस्तित्व कभी भी अपने पार्टनर से पृथक नहीं हो सकता। तो पार्टनरशिप फर्म हैव नो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस फ्रॉम इट्स पार्टनर, यानी कि उसका अपना कोई वजूद नहीं है। वो पूरी तरह डिपेंड करेगी पार्टनर्स के ऊपर। हालांकि मैं आपको ये बता दूंगा, आगे बताऊंगा कि जब हम पार्टनरशिप फर्म क्रिएट करते हैं, आगे पार्टनरशिप फर्म डीड भी बनाएंगे, उसको भी डिटेल भी समझेंगे। हमारे पार्टनरशिप का अपने आप में एक नया पैन कार्ड भी आएगा। परंतु आपने बिजनेस एंगल से तो ठीक है, परंतु लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करेंगे, तो उसका अपना कोई वजूद या अस्तित्व नहीं होता है, पृथक अस्तित्व नहीं होता है फ्रॉम इट्स पार्टनर। इसका सिंपल सा मीनिंग क्या हुआ? इसका सिंपल सा मीनिंग ये हुआ है कि पार्टनर्स जितने भी होते हैं, जो हमारी फर्म ये क्रिएट हुई है, इस फर्म का वजूद और अस्तित्व पार्टनर से कभी भी अलग नहीं हो सकता है। अब अलग नहीं हो सकते का मतलब यह हुआ कि अगर किसी भी सिचुएशन में या किसी भी स्थिति में आपकी जो पार्टनरशिप फर्म है वो बैंक्रप्सी से गुजरती है, इंसॉल्वेंट हो जाती है, दिवालिया घोषित हो जाती है, आपके ऊपर बहुत सारा कर्जा हो जाता है, तो क्या आप ये कह सकते हो कि भैया मैंने तो एक फर्म क्रिएट की थी, उस फर्म में लॉस हो गया, मैं क्या करूं? बात समझना, पृथक वजूद अपने पार्टनर से अलग नहीं हो सकता। इस शब्द का मीनिंग ये हुआ कि अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म में बहुत सिग्निफिकेंट लॉस हो जाता है, नुकसान हो जाता है, आप इंसॉल्वेंट हो जाते हो, आप बैंक्रप्सी से गुजर रहे हो, आप अपने डेब्ट उधार चुका नहीं पा रहे हो, तो ऐसी स्थिति में क्या आप ये कह सकते हो कि भैया लॉस है वो पार्टनरशिप में हुआ है, मैं क्या करूं? मैंने तो बिजनेस करने की कोशिश की थी, मैंने तो एक एंटिटी बनाई थी। कानून ये कहता है, लॉ ये कहता है कि ऐसी स्थिति में जितने भी पार्टनर होंगे उनकी पर्सनल एसेट्स को भी बेच के आप अपने डेब्ट को रिकवर कर सकते हो। मीनिंग ये हुआ कि जो पार्टनर है उनकी लायबिलिटी टुवर्ड्स फर्म हमेशा अनलिमिटेड होती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी हमेशा रहती है। ये हमेशा आप याद रखना कि जो पार्टनर्स होते हैं उनका जो दायित्व है फर्म के प्रति,
फर्म को डेब्ट चुकाने के प्रति वो हमेशा अनलिमिटेड होता है। आप ये नहीं कह सकते हो कि भैया जब हमने पार्टनरशिप स्टार्ट की थी तो हमने 10 लाख रुपीज लगाए थे, 5 मैंने लगाए और 5 मिस्टर बी ने लगाए, अब लॉस हो गया तो मैं और ज़्यादा क्यों भुगतान करूं, क्योंकि हमने तो स्टार्टिंग 10 लाख से किया था और मैंने मेरा हिस्सा पे कर दिया। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि हमें लॉ ये कहती है कि भैया आप अगर पार्टनरशिप फर्म क्रिएट कर रहे हो तो आपके जो पार्टनर्स है उन पार्टनर्स की लायबिलिटी हमेशा फर्म के प्रति अनलिमिटेड होती है। और अनलिमिटेड का मतलब हुआ इन केस ऑफ बैंक्रप्सी, अगर किसी रीजन से आप इंसॉल्वेंट हो जाते हो तो पार्टनर्स की पर्सनल एसेट्स को भी बेच के उससे आपको डेब्ट चुकाने पड़ेंगे। तो पार्टनर्स आर ऑलवेज लाइबल टू द अनलिमिटेड पार्ट। ऐसा नहीं कह सकते कि मेरा तो हिस्सा इतना ही था इसलिए मैं इतना ही लाइबल हूं। उनकी लाइबिलिटी हमेशा अनलिमिटेड रहेगी। अगर मैं बात करूं अब जो हमारा जो दूसरा एस्पेक्ट बात करेंगे, फिर तो जब सेपरेट एंटिटी क्रिएट ही नहीं हुई तो हम कैसे कहेंगे कि ये एक पृथक एंटिटी या बिजनेस एंटिटी। तो यहां जो बिजनेस एंटिटी क्रिएट हो रही है, हमारा जो संदर्भ है वो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से है या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से है। बात समझना, अकाउंटिंग प्रोस्पेक्टस से अगर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा तो बिल्कुल आपने एक सेपरेट एंटिटी क्रिएट कर दी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, आपका अपना एक पृथक वजूद है। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक पार्टनरशिप फर्म का वजूद हमेशा अलग होता है। किससे अलग होता है? उसके पार्टनर से। मीनिंग ये हुआ कि एक बिजनेस के अंदर इस पार्टनरशिप फर्म में जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे बिल्कुल अलग अलग रखेंगे। पार्टनर्स के जो पार्टनर्स है उन पार्टनर्स के ट्रांजैक्शन कभी भी मिक्स नहीं करने हैं पार्टनरशिप फर्म के ट्रांजैक्शन के साथ। अकाउंटिंग प्रोस्पेक्टस से ये बिल्कुल एक पृथक सेपरेट बिजनेस एंटिटी है और जिस तरह से आप अपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हो वैसे ही इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, अगर पार्टनर पैसा लगाएगा वो फर्म के लिए लायबिलिटी है। फर्म से अगर ड्राइंग करेगा तो फर्म को राइट है उसके ऊपर इंटरेस्ट लेने का। इसी तरह से बात करेंगे, अगर पार्टनर कोई लोन देगा फर्म को, उसको राइट मिलेगा ब्याज चार्ज करने का। ठीक है, तो मीनिंग ये हुआ अकाउंटिंग प्रोस्पेक्टस से बात करेंगे, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो फर्म के जो ट्रांजैक्शन है वो बिल्कुल अलग होंगे। पार्टनर्स के पर्सनल ट्रांजैक्शन बिल्कुल अलग रखेंगे। आप अपने आप में एक कंप्लीट पिक्चर मानते हुए इसे रिकॉर्ड करना है। तो मीनिंग ये हुआ अकाउंटिंग प्रोस्पेक्टस से इट्स अ सेपरेट बिजनेस एंटिटी। इस बात में कोई दो राय नहीं है। क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से या अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, पार्टनरशिप फर्म अपने आप में एक अस्तित्व रखती है, एक वजूद रखती है। परंतु लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो पार्टनरशिप फर्म का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है। और अस्तित्व नहीं का मतलब यह हुआ कि जो पार्टनर्स जो है उनकी लायबिलिटी जो है वो हमेशा अनलिमिटेड रहेगी टुवर्ड्स द डेब्ट ऑफ द फर्म। फर्म का जो भी नुकसान कभी कुछ हुआ, फर्म की जो भी लायबिलिटी है उस लायबिलिटी के प्रति हर पार्टनर की जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड रहती है। आप एग्रीमेंट में कुछ भी लिख के बच नहीं सकते हो, तो अनलिमिटेड रहती है। तो अब एक बहुत जरूरी प्रश्न है कि सर कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे कि हम पार्टनरशिप फर्म में तो काम करना चाहते हैं,
हम जिस रूप में काम करने चाहते हैं, हमने कहा बिजनेस करने के लिए हमारे पास 3 ही तरीके होते हैं, या तो प्रोप्राइटरशिप फर्म, या पार्टनरशिप फर्म, और या कंपनी। चूंकि हमें पता है कि अगर हम कंपनी के फॉर्म में अगर काम करेंगे, कंपनी के फॉर्म में काम करेंगे, तो वहां जो शेयर होल्डर होते हैं उनकी लायबिलिटी हमेशा लिमिटेड होती है टुवर्ड्स देयर कैपिटल। जो इतनी उनकी कैपिटल है उससे ज्यादा उनकी लायबिलिटी कभी भी नहीं हो सकती है, सब्जेक्ट टू उन्होंने कोई इंटेंशनली फ्रॉड नहीं किया है। तो कंपनी के फॉर्म में अगर आप काम करोगे तो जो वहां के उसके जो शेयर होल्डर है उनकी लायबिलिटी कभी भी अनलिमिटेड नहीं होती है। इन केस ऑफ बैंक्रप्सी क्या कंपनी के शेयर होल्डर से भी उनकी पर्सनल एसेट से भी रिकवर कर सकते हैं? तो क्वेश्चन है नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। कंपनी लीगली रूप से अपने आप में एक एंटिटी है, परंतु पार्टनरशिप फर्म नहीं है। जिस कारण हमने कहा कि भैया यहां पे पार्टनर्स की लायबिलिटी हमेशा अनलिमिटेड होगी। तो अब बात यहां आ गई कि हम लोग कंपनी बना के काम क्यों नहीं करते हैं। हमें ये पता है कि कंपनी के फॉर्म में काम करेंगे तो हमारी जो कंप्लायंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करेंगे तो कंपनी में बहुत ज़्यादा होता है, कंपनी रजिस्ट्रेशन का खर्चा भी बहुत ज़्यादा होता है, कंप्लायंस ज़्यादा होती है। तो छोटे और मध्यम व्यापारियों के लिए ये खर्चा बियर करना संभव नहीं होता है। दिखने में तो बहुत आसान है कि भैया यहाँ अनलिमिटेड है तो आप इतना क्यों रिस्क लेना चाहते हो, आप कंपनी बना के काम कर लीजिए। पर अगर प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें तो प्रैक्टिकल लाइफ में एक कंपनी को इनकॉर्पोरेशन करना और उसकी कंप्लायंस करने के लिए एक आम आदमी का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, वो उसको बियर नहीं कर सकता है। तो इसके लिए जो सेकेंड अल्टरनेट था पार्टनरशिप बना के काम करना। परंतु यहाँ दिक्कत यह आ गई, यहाँ हमने कह दिया कि भैया पार्टनरशिप बना के काम करो, कोई ऐतराज नहीं है, परंतु चूंकि आपका अपना कोई अलग वजूद नहीं है, यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म का अपना कोई वजूद नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपकी जो लायबिलिटी है वो हमेशा अनलिमिटेड रहेगी। आपको हमेशा रात को नींद नहीं आएगी कि मेरे तो कभी कुछ नुकसान हो गया तो माई पर्सनल एसेट्स आर नॉट सेफ। तो उन्होंने मुझसे सलाह मांगी कि सर कोई गली है, कोई रास्ता है जिससे मुझे ये बताइए कि मैं कंपनी की कंप्लायंस भी नहीं रहना चाहता, मैं इतने बड़े झंझट में नहीं फंसना चाहता, परंतु मैं मेरी लायबिलिटी को भी लिमिटेड रखना चाहता हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि कभी भी मेरी पर्सनल एसेट्स किसी रीजन से अटैच हो जाए फर्म के डेब्ट को चुकाने के लिए, इन केस फ्यूचर में कोई लॉस हो जाए। तो इसके लिए एक और नया कंसेप्ट आया है, उसका नाम है LLP, मीनिंग ये हुआ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का मतलब ये हो गया, ये है तो पार्टनरशिप फर्म में ही, परंतु देखिए वर्ड क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी, यानी कि यहां जो पार्टनर होंगे उनकी लायबिलिटी लिमिटेड रहेगी। ठीक वैसे ही जैसे कि कंपनी के केस में होता है, परंतु यहां पे आपकी कंप्लायंस जो है वो उतनी ही रहेगी जितनी कि पार्टनरशिप फर्म में होती है, न कि कंपनी के बराबर होगी। तो ये एक मध्यम व्यापारियों को रास्ता दिया गया है जो जेन्युइनली बिजनेस करना चाहते हैं और अपनी पर्सनल एसेट्स को सेफ रखना चाहते हैं, फ्यूचर में कुछ अनवांटेड हैपनिंग हो जाए उससे। तो ऐसे केसेस में हमने एक उनको रास्ता दिया है कि भैया आप लिमिटेड LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के फॉर्म में भी क्रिएट कर सकते हो। अब ये क्या होती है इसकी डिटेल्ड हम अगले वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से डिटेल्ड में बताएंगे। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। तो ये हमारा टॉपिक क्लियर हुआ जहां पे हमने देखा कि भैया हमारे पार्टनरशिप का नेचर कैसा होता है। अब बात करेंगे हमारा जो अगला टॉपिक है, अगला जो कॉन्सेप्ट है
वो है मेंबर्स फॉर अ वैलिड पार्टनरशिप। एक पार्टनरशिप क्रिएट करने के लिए वैलिड कितने मैक्सिमम और कितने मिनिमम पार्टनर हो सकते हैं। जब हमने डेफिनेशन की शुरुआत की थी, हमने जब पार्टनरशिप की मीनिंग की शुरुआत की थी, वहां पे पहला वर्ड क्या था? पहला वर्ड था पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू एंड मोर पर्सन। यानी कि एक बात जो थी वो थी मिनिमम पार्टनर्स के लिए, और दूसरी बात जो थी उस टाइम मैंने आपसे कहा था कि जब नंबर ऑफ पार्टनर्स की बात करेंगे तो हमें हमेशा दो एंगल से बात करनी है। एक बात करनी है कम से कम कितने आदमी होने चाहिए, तो हमने कहा भाई कम से कम 2 और मोर पर्सन होने चाहिए। ये कौन से पर्सन हो सकते हैं, कौन से पर्सन्स नहीं हो सकते हैं, इसको हमने एसेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप में ऑलरेडी बहुत अच्छे से कर लिया है। मैंने वहां कहा था कि जो मिनिमम की रिक्वायरमेंट वाली बात है वो मैं यहां कवर करूंगा एसेंशियल एलिमेंट के अंदर, और जो मैक्सिमम का अगर कोई रेस्ट्रिक्शन है कि भैया इतने ही ज्यादा से ज्यादा, कम से कम तो बात समझ में आ गई। तो ये दो में कौन नहीं हो सकते हैं वो समझ में आ गई, पर क्या ज्यादा से ज्यादा कोई रेस्ट्रिक्शन है, इसके ऊपर भी कोई प्रतिबंध है, या कि 5000 आदमी, 1000 आदमी, 500 आदमी, 200 आदमी मिलके भी पार्टनरशिप फर्म क्रिएट कर सकते हैं? क्या यहां पे भी मैक्सिमम पार्टनर का कोई रेस्ट्रिक्शन है? तो यहां पे फिर से मैक्सिमम की रेस्ट्रिक्शन की बात करेंगे। भाई ज्यादा से ज्यादा आप कितने लोग पार्टनरशिप फर्म के रूप में काम कर सकते हो, इस अम्ब्रेला के नीचे आ सकते हो, पार्टनरशिप का जो हमारा अम्ब्रेला है इसके अंदर आ सकते हो, मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हो? तो यहां पे मैं दो अलग अलग लॉ के हिसाब से बात करूंगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा था जब मिनिमम पार्टनर की बात हुई थी तो वहां हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि भैया ये दो व्यक्ति कौन नहीं हो सकते हैं, तो हमने कहा था पार्टनरशिप इज ए कॉन्ट्रैक्ट। पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट है, और कौन लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं इसकी अपनी जो डेफिनेशन थी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दे रखी थी। बात समझना, रेस्ट्रिक्शन तो कहां लगा? पार्टनरशिप एक्ट के अंदर लगा, पार्टनरशिप एक्ट में लग रहा है, पर ये रेस्ट्रिक्शन किसी और लॉ में दे रखा था। वो लॉ कौन सी थी? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने कहा था कि भैया माइनर को आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, आप डिस्क्वालीफाइड आदमी को नहीं कर सकते हो, अनसाउंड माइंड को। यानी कि किसी और लॉ में रेस्ट्रिक्शन दे रखा था कि इन लोगों के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। तो हमने कहा पार्टनरशिप अपने आप एक एग्रीमेंट है, अपने आप में एक क्या है? एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है। तो जो आदमी ही डिस्क्वालीफाइड नहीं है किसी और लॉ की वजह से, तो उसको हम यहां शामिल नहीं करेंगे। ठीक इसी प्रकार अगर मैं मैक्सिमम पर्सन के रेस्ट्रिक्शन की बात करूंगा, ज्यादा से ज्यादा कितने पार्टनर हो सकते हैं, तो अगर मैं मेरे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की अगर बात करूं, तो मेरे एक्ट के अंदर, बात समझना, मेरे एक्ट के अंदर मैक्सिमम कितने आदमी हो सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इस पर कोई क्लॉज नहीं है, इस पर कोई बात कही नहीं गई है। मेरा जो एक्ट है वो बिल्कुल साइलेंट है। यानी कि अगर मैं पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से बात करूंगा तो कहीं पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो अगर मैं इस एंगल से बात करूंगा तो 5000 आदमी मिलकर भी अगर पार्टनरशिप व्यवसाय करते हैं तो हमें कोई ऐतराज नहीं है अंडर माई लॉ। परंतु मैंने कहा चूंकि हम इंडिया में रह रहे हैं, हमें सारे के सारे लॉ की पालना करनी पड़ेगी। एक लॉ के ऊपर दूसरा अगर लॉ क्लैश होता है तो हमको उसका कंक्लूजन निकालना पड़ेगा। तो मैंने कहा पार्टनरशिप एक्ट के अंदर तो मैक्सिमम पार्टनर का भैया कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, परंतु अगर मैं इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 की बात करूंगा,
इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 की बात करूंगा, वहां पे एक रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, वहां पे एक बात कही है कि भैया पार्टनरशिप फर्म के रूप में आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 100 आदमी ही काम कर सकते हो। ऊपर इससे ऊपर होते हो तो आपको कंपनी के फॉर्म में काम करना पड़ेगा। यहां पे रेस्ट्रिक्शन दे रखा है मैक्सिमम 100%। कहां पे? कंपनीज एक्ट 2013। क्या कहना चाहता हूं मैं, मेरे पार्टनरशिप एक्ट में तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। चूंकि मैं इंडिया में रह रहा हूं तो मुझे सारे लॉ की पालना करनी पड़ेगी। तो मैं जब कंपनीज एक्ट पढ़ता हूं तो कंपनीज एक्ट क्या कहती है कि भैया 100 से ज्यादा अगर आदमी हो गए तो आपको कंपल्सरीली कंपनी बना के ही काम करना पड़ेगा, आप किसी और फॉर्म में काम नहीं कर सकते हो। मतलब ये हो गया कि जो मैक्सिमम जो पावर है, मैक्सिमम से मैक्सिमम 100 लोग ही मिलके पार्टनरशिप फॉर्म में काम कर सकते हैं। इसके ऊपर हुए तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंपनी के फॉर्म में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो रेस्ट्रिक्शन तो है, परंतु ये रेस्ट्रिक्शन कहां है? कंपनीज एक्ट 2013 में। तो हम तो इंडिया में रह रहे तो हमको सारे एक्ट का ध्यान रखना पड़ेगा, परंतु वहां पे एक और बात कह रखी है। परंतु इस एक्ट के अंदर, एक्ट 2013 कंपनीज एक्ट 2013 में एक बात और कह रखी है कि भैया मैक्सिमम टू मैक्सिमम 100 आदमी ही पार्टनरशिप फर्म के स्टेटस में काम कर सकते हैं। परंतु फिर भी हम पावर देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को। यहां जो वर्ड है ये एम्पावर है, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई। वी आर एम्पावरिंग सेंट्रल गवर्नमेंट। हम सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देते हैं कि मैक्सिमम तो 100 हो सकते हैं, परंतु आप नोटिफाइड करके इससे कम भी कर सकते हो। बात समझना मैं क्या कह रहा हूं। कंपनीज एक्ट 2013 ये कहती है कि हमारे हिसाब से, एज पर ओवर लॉ, हमारे रूल के हिसाब से आप मैक्सिमम 100 लोग हो सकते हो। इससे ऊपर स्टेटस में काम करोगे तो आपको कंपनी के फॉर्म में काम करना पड़ेगा। मतलब वो प्रोहिबिट करती है किस फॉर्म में, वो पार्टनरशिप फॉर्म के लिए एक रेस्ट्रिक्शन लगाती है कि भैया 100 से अधिक आदमी आप मिलकर अगर व्यवसाय पार्टनरशिप फॉर्म में नहीं कर सकते हो। परंतु हम पावर देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो चाहे, देखिए मैक्सिमम तो 100 ही होंगे, उसके ऊपर तो अलाउ नहीं करेंगे, पर सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करके डिसाइड कर सकती है इसका लोअर का भी कोई फिगर। हम एम्पावर करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो डिसाइड करे, अपना रूल के अंदर कोई भी रूल बनाए, नोटिफिकेशन बनाए कि भैया मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं एक पार्टनरशिप फर्म में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना वो पावर जो है वो एक्सरसाइज करते हुए, पावर यूज करते हुए फिलहाल जो रेस्ट्रिक्शन लगा रखा है वो लगा रखा है 50 लोगों के ऊपर। सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल बनाया और उसने कहा कि 50 से अधिक व्यक्ति पार्टनरशिप फॉर्म अब में क्रिएट अगर ज्यादा हो जाते हैं तो आप उस फॉर्म में काम नहीं कर पाओगे, आपको कंपल्सरीली कंपनी एक्ट में ही आना पड़ेगा। तो कंक्लूजन क्या हुआ, देखिए कंक्लूजन ये हुआ, बहुत सिंपल है। कंक्लूजन ये हुआ कि हमारे पार्टनरशिप एक्ट के अंदर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। परंतु रेस्ट्रिक्शन कहां मिला, कंपनीज एक्ट में मिला। और कंपनीज एक्ट ने बोला कि भैया हम मैक्सिमम 100% को ही अलाउ करेंगे अंडर पार्टनरशिप एक्ट, अंडर पार्टनरशिप स्टेटस। अगर आप पार्टनरशिप फॉर्म में बिजनेस करना चाहते हो 100 से ज्यादा नहीं हो सकते हो, उसके ऊपर हो गए तो आपको कंपल्सरी कंपनी बनानी पड़ेगी। परंतु ये 100 तो मैक्सिमम का फिगर है, हम पावर देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को
वो चाहे तो अपना पावर यूज करके, अपना एक्सरसाइज करके, अपना पावर एक्सरसाइज करके इसको कम भी कर सकता है। तो फिलहाल जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने रेस्ट्रिक्शन लगा रखा है 50 से अधिक व्यक्ति के ऊपर, यानी कि मैक्सिमम 50 आदमी एक पार्टनरशिप फर्म में हो सकते हैं। 51वां आदमी हो गया तो उनको कंपल्सरीली कंपनी में ही शिफ्ट होना पड़ेगा। तो अब मेरे हिसाब से जो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि कहाँ क्या रेस्ट्रिक्शन है, कभी 50 आ रहा है, कभी 100 आ रहा है, कभी नहीं रेस्ट्रिक्शन आ रहा है, मेरे हिसाब से अब ये मैटर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़नी है, वो इसकी बात करता है। कई बार ऐसा होता है अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932 मैक्सिमम पार्टनर कितने अलग हुए हैं, वहां ABCD में ऑप्शन रहेगा नो रेस्ट्रिक्शन। तो भैया नो रेस्ट्रिक्शन का ध्यान रखना है। वहां पे बच्चे आंख बंद करके 50 या 100 पर टिक करके आ जाते हैं। ABCD ऑप्शंस को भैया बहुत अच्छे से समझिए और उसके अकॉर्डिंगली आप डिसीजन लीजिए कि यहाँ की बात कर रहा है, यहाँ की बात कर रहा है, यहाँ की बात कर रहा है, या सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर की बात कर रहा है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के आपको आंसर देना है, न कि रटी रटाई भाषा में आपको आगे चलना है। अब हम बात करेंगे, हमने क्या देखा, नेचर ऑफ पार्टनरशिप देख ली हम लोगों ने। मैक्सिमम और मिनिमम कितने लोग पार्टनरशिप फर्म में होने चाहिए वो देख लिया। अब हम समझेंगे कि एक पार्टनरशिप डीड क्या होती है। पार्टनरशिप डीड को समझने के लिए हमने हमारे पार्टनरशिप डीड को कुछ क्वेश्चंस में डिवाइड कर दिया। उन क्वेश्चन का 1 बाय 1 आंसर देते हुए मीनिंग डेफिनेशन समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे भैया पार्टनरशिप डीड का मीनिंग क्या होता है। उसके बाद में ये देखेंगे इज इट नेसेसरी टू पार्टनरशिप कंसर्न। भैया पार्टनरशिप बनाने के लिए क्या पार्टनर की कंसर्न होनी चाहिए। वहां वर्ड था एग्रीड जो वर्ड है उसको डिटेल में समझेंगे, किस तरह की कंसर्न से काम चल जाएगा। उसके साथ साथ में देखेंगे कि एक बार जब आपने पार्टनरशिप में आ गए, आपने पार्टनरशिप क्रिएट कर दी, आपने अपना कंसर्न क्रिएट कर दिया, आप एग्री हो गए, तो क्या आपको कोई एग्रीमेंट रिटर्न में बनाना जरूरी होता है या बिना बना ही काम चल जाएगा। पहली बात हमने ये की पार्टनरशिप बनाने के लिए किस तरह की कंसर्न से काम चल जाएगा, और उसके बाद में सेकंड बात कही, एक बार आप डिसाइड कर लिया कि भैया हमें तो पार्टनरशिप करनी है, तो पार्टनरशिप बनाते समय क्या आपको कोई डॉक्यूमेंट रिटर्न में भी बनाना होगा। तो क्या रिटर्न रिक्वायरमेंट होता है या बिना रिटर्न हुए भी आपकी पार्टनरशिप कहला सकती है, वो यहाँ समझेंगे। उसके बाद में अगर हमने एक बार रिटर्न एग्रीमेंट कर लिया जिसे हम पार्टनरशिप डीड का फॉर्म देंगे या नाम देंगे, तो एक बार अगर आपने कर लिया तो क्या उसको रजिस्टर्ड कराना भी जरूरी होता है। रजिस्टर्ड का मीनिंग क्या होता है, किस तरह से रजिस्ट्रेशन कराए जाते हैं, अगर कराओगे तो क्या फायदे मिलेंगे, नहीं कराओगे तो क्या नुकसान हो सकता है, वो डिटेल में समझेंगे। उसके बाद में समझेंगे कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड। मतलब ये हुआ कि जब आपने डिसाइड कर दिया कि हाँ भाई रिटर्न में एग्रीमेंट बनाना है जिसका नाम पार्टनरशिप डीड है, तो बनाते समय किन किन बातों को आपको उसमें उल्लेख करना है, उसको लिखना है, उसको बाईपास नहीं करना है। कर दोगे तो वो लिखा हुआ भी किया या ना किए के बराबर हो जाएगा। तो वो कौन कौन सी बातें हैं जो सामान्यतः से एक पार्टनरशिप डीड में लिखी जाती है, ये समझने की कोशिश करेंगे। तो जो हमारा पहला प्रश्न है, सबसे जरूरी चीज कि भैया पार्टनरशिप डीड का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ अ पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड का मतलब हो गया भैया पार्टनरशिप डीड इज अ डॉक्यूमेंट। सबसे जरूरी शब्द जो है कि भैया पार्टनरशिप जो डीड है, डीड शब्द का मतलब क्या होता है,
डीड जो शब्द है उसका मतलब होता है विलेख, और विलेख का सामान्य मीनिंग हो गया लिखित। तो पार्टनरशिप डीड की बात करेंगे कि भैया पार्टनरशिप डीड आप जो हेडिंग दे रखी है मीनिंग क्या हुआ, तो इसका मीनिंग है एक ऐसा डॉक्यूमेंट। पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप इज अ डॉक्यूमेंट। किस तरह का डॉक्यूमेंट है भैया? ये एक कागज है और कुछ भी नहीं है, पर ये ब्लैंक कागज नहीं है। पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप इज अ डॉक्यूमेंट। ये किस तरह का डॉक्यूमेंट है? इन विच कंटेंट द टर्म ऑफ पार्टनरशिप। वो सभी टर्म्स एंड कंडीशन, वो सभी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी जाती है, लिखी जाती है, यानी कि कंटेंट शामिल किया जाता है। वो सभी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी जाती है। एक ऐसा डॉक्यूमेंट, एक ऐसा कागज जिसके अंदर वो सभी नियम एवं शर्तें, टर्म्स एंड कंडीशन का मतलब क्या हो गया? नियम एवं शर्तें, वो सभी नियम एवं शर्तें लिखी जाती है। कंटेंट मतलब कौन कौन सी चीजें लिखनी है, वो सभी टर्म्स एंड कंडीशन, वो सभी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी जाती है। विच आर एग्रीड, जो हमारी डेफिनेशन थी, विच आर एग्रीड जो कि लिखी जाती है, जिसको लेकर आपने सहमति जाहिर की है। वो सभी बातें क्या थी? मैं मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई ये फर्म बनाएंगे, ठीक है, और इस तरह का बिजनेस करेंगे, इतना पैसा लगाएंगे, वो सभी, और ये तरह का नेचर का बिजनेस करेंगे। मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट देखूंगा, ये सेल्स की बात करेगा। वो सभी टर्म्स एंड कंडीशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है भैया। पार्टनरशिप डीड एज ए सिंपल डॉक्यूमेंट, एक ऐसा कागज जिसके ऊपर वो सभी नियम एवं शर्तें लिखी जाएगी। कौन सी नियम शर्तें? जिनके ऊपर सभी पार्टनर जो है वो एग्रीड हुए हैं, सहमत हुए हैं। कंटेंट द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप विच आर एग्रीड अमंग्स द पार्टनर। जो पार्टनर थे और जो पार्टनर थे वो सहमत हुए हैं। जिन जिन शर्तों के आधार पर, जिन जिन बातों के आधार पर नियम एवं शर्तें, टर्म्स एंड कंडीशन पे वो एग्री हुए कि हम मिलके व्यवसाय करेंगे, उनको अगर एक डॉक्यूमेंट में लिख दिया जाए तो वो कहलाता है पार्टनरशिप डीड। तो अगला जो प्रश्न है कि खाली इस डॉक्यूमेंट के ऊपर नियम शर्तें लिखने से क्या ये वैलिड पार्टनरशिप डीड बन जाएगी? मैंने इस पे लिख दिया मिस्टर एक्स मिस्टर वाई दोनों ने एग्री किया कि ये व्यवसाय करेंगे, इतना पैसा लगाएंगे, ये तो लिखा हुआ है। क्या इससे ये एक वैलिड पार्टनरशिप डीड बन जाएगी? तो प्रश्न है बिल्कुल नहीं। एक वैलिड पार्टनरशिप होने के लिए सबसे पहला जो काम है वो है कि ये जो टर्म्स कंडीशन है वो हमारे स्टाम्प एक्ट के हिसाब से रिक्वायर्ड स्टाम्प के ऊपर होना चाहिए। ये टर्म्स एंड कंडीशन जो है एक कोरे कागज पे नहीं लिखना है। एक वाइट पेपर ले लिया, उसके ऊपर ये टर्म्स कंडीशन लिख दी, तो क्या एक वैलिड पार्टनरशिप डीड बन जाएगी? तो हम कहेंगे इट इज नॉट अ वैलिड पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड होने के लिए आपको इंडियन स्टाम्प एक्ट के हिसाब से जितने भी रिक्वायर्ड स्टाम्प है वो स्टाम्प आपको डिटेल में यहाँ नहीं कराएंगे। तो मान लीजिए एग्जांपल, अभी वो 2500 का स्टाम्प की रिक्वायरमेंट है, पहले ये 500 की रिक्वायरमेंट थी। तो इंडियन स्टाम्प एक्ट जो है उस एक्ट के हिसाब से जितने भी स्टाम्प रिक्वायर्ड है मिनिमम, मान लीजिए 500 का रिक्वायरमेंट है या 2500 का रिक्वायरमेंट है, तो उतने रुपए के स्टाम्प पर ये टर्म्स कंडीशन लिखनी है भैया सबसे पहले। तो ये जो टर्म्स कंडीशन में द डीड इज रिक्वायर्ड टू बी ड्यूली स्टाम्प्ड, उसके ऊपर प्रॉपर स्टाम्प लिखो, लगाओ।
या उस स्टाम्प पे आपको ये एग्रीमेंट लिखना है, तो स्टाम्प के ऊपर एग्रीमेंट लिखने से भी क्या वो वैलिड पार्टनरशिप डीड बन गई? नहीं, नहीं, ऐसे नहीं बनेगी। आपने स्टाम्प लिख किया, सारी कंडीशन लिख दी, ये वैलिड पार्टनरशिप डीड कब बनेगी? जब सभी पार्टनर्स उसके ऊपर अपना सिग्नेचर कर देंगे, अपना हस्ताक्षर कर देंगे। मतलब ये हो गया ड्यूली साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स। मीनिंग क्या हुआ? एक ऐसा कागज, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें वो सभी बातें लिखी हुई है, जिनके ऊपर वो जो पार्टनर है वो सहमत हुए हैं कि भैया हाँ, इस टर्म्स कंडीशन के आधार पर वी आर एग्रीड, हम सहमत होते हैं, हम मिलकर व्यवसाय करेंगे। ये बातें क्या क्या है, क्या क्या बातें लिखनी है, वो डिटेल में कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड में समझेंगे कि क्या क्या बातें लिखनी है। पर फिलहाल मान लीजिए वो सब बातें लिख दी आपने, लिखने के बाद में भी ये अपने आप में एक वैलिड पार्टनरशिप डीड तब तक नहीं बनेगी जब तक उसके ऊपर आपने रिक्वायर्ड स्टाम्प ड्यूटी के स्टाम्प नहीं लगाए हैं। और खाली स्टाम्प से भी काम नहीं चलेगा, आपको क्या करना पड़ेगा? सभी पार्टनर जब उसके ऊपर साइन कर देंगे तब वो एक हो जाएगी क्या? वैलिड पार्टनरशिप डीड। तो एक वैलिड पार्टनरशिप डीड होने के लिए ये जो डॉक्यूमेंट था उसके ऊपर स्टाम्प भी लगा हुआ हो, और स्टाम्प के साथ साथ में सभी पार्टनर के साइन होंगे, तभी तो वो कहेगा हाँ तू एग्री हुआ था, ये देख तेरे साइन है। अगर सिग्नेचर नहीं हुआ तो कोई भी पार्टनर मुकर सकता है कि भैया मैं कब एग्री हुआ, क्या प्रूफ है मैं एग्री हुआ। तो साइन कराना बहुत ज़रूरी है। तो जो स्टाम्प ड्यूटी है, जितने भी स्टाम्प की रिक्वायरमेंट है, वो डिटेल में हम यहाँ नहीं करेंगे। तो मान लीजिए फिलहाल हमारे यहाँ पे 2500 रुपीज़ के स्टाम्प पर होते हैं और पार्टनर्स के साइन होने ज़रूरी है। ये बात मैंने कर दी पार्टनरशिप डीड की। अब मैं इससे थोड़ा सा पहले आऊँगा। पार्टनरशिप डीड बनाने का डिसीजन ले लिया, कोई बात नहीं, पर इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा वापस आगे आऊंगा। तो जो दूसरा प्रश्न है मेरा वो है कि भैया एक पार्टनरशिप, अब बाद में पार्टनरशिप की कर रहा हूं मैं, डीड की बात नहीं कर रहा हूं। बात समझना, मैंने यहाँ ये जो क्वेश्चन रखा है, ये क्वेश्चन है कि भैया पार्टनरशिप होने के लिए किस तरह की कंसर्न से काम चल जाएगा। इज इट नेसेसरी टू हैव अ पार्टनरशिप इन कंसर्न? क्या पार्टनर्स की सहमति होनी जरूरी है? बात समझना, सहमति हो गई उसके बाद में आपने रिटर्न डॉक्यूमेंट बना दिया, वो तो वैलिड पार्टनरशिप डीड हो गई। मैं इससे पहले की बात करूंगा जहां ये प्रश्न था कि भैया एक पार्टनरशिप क्रिएट करने के लिए, मैं डीड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पार्टनरशिप की बात कर रहा हूं। पार्टनरशिप क्रिएट करने के लिए क्या सभी पर्सन की कंसर्न होनी जरूरी है? और ये कंसर्न कैसे हो सकती है? तो पार्टनरशिप क्रिएट करने के लिए, मैं डीड की बात फिर नहीं कर रहा हूं, एक पार्टनरशिप क्रिएट करने के लिए सबसे पहली बात है हर पार्टनर की कंसर्न होना बिल्कुल जरूरी है। अगर उस पर्सन की कंसर्न नहीं हुई तो हम कहेंगे ये वैलिड पार्टनरशिप नहीं हुई। अब ये जो कंसर्न है आप रिटर्न में अगर ले लेते हो, या ये जो कंसर्न होती है ये ओरल हो सकती है या ये इम्प्लाइड भी हो सकती है, ये मैं आपको डिटेल में ऑलरेडी बता चुका हूं। पर बात करूंगा कि अगर पार्टनर्स की कंसर्न होती है, कंसर्न को आपने रिटर्न में ले लिया, रिटर्न में लेने के बाद में उसके ऊपर प्रॉपर स्टाम्प लगा दिए और सभी पार्टनर्स के साइन करवा दिए, तो ये क्या बन गई? तो ये बन गई अ वैलिड पार्टनरशिप डीड। तो समझे मैंने ये क्वेश्चन यहां क्यों रखा? तो एक वैलिड पार्टनरशिप की डीड के लिए सबसे पहली बात है कि बात करेंगे पार्टनरशिप जो है वो बिना डीड के भी बन सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। पार्टनरशिप बिजनेस आप बिना डीड के भी करा सकते हो, इसमें कोई तरह की दिक्कत नहीं है। परंतु अगर जब आपने पहली बात थी कि कंसर्न लेना जरूरी है, कंसर्न का मतलब हुआ कि भैया सभी लोग सहमत हो। सबसे पहली बात ये
ये सहमति ओरल भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है, परंतु अगर ये सहमति आपने रिटर्न में ले ली, रिटर्न में लेने से भी काम नहीं चलेगा। रिटर्न में लेने के बाद में आपने उसको स्टाम्प लगा दिए और सभी पार्टनर्स के साइन अगर करवा देते हो तो ये आपके लिए बन जाएगी पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप विलेख बन जाएगा, पार्टनरशिप डॉक्यूमेंट बन जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है, इज इट नेसेसरी टू हैव पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन राइटिंग। अभी जो मैंने आपसे कहा कि क्या ये जरूरी है, क्या ये जरूरी है कि जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट हो हमेशा लिखित में ही हो? क्या ये जरूरी है, क्या ये कंपलसरी है? बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अगर आप देखोगे तो आपको अपने 12th के एग्जाम के बोर्ड एग्जामिनेशन में मिलेंगे, आपको बहुत सारे सीपीटी में मिलेंगे जहां ये क्वेश्चन होता है, इज इट नेसेसरी, वहीं से उठा के लिया है मैंने क्वेश्चन को, इज इट नेसेसरी टू हैव पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन रिटन। मैंने पिछले प्रश्न में जवाब दे दिया, पार्टनरशिप बनाने के लिए भैया रिटन में एग्रीमेंट हो कोई जरूरी नहीं है, मैं तो डीड की बात कर रहा हूं। आपकी इच्छा है तो बनाओ, नहीं तो नहीं बनाओगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारी टर्म्स कंडीशन क्या थी? हमारी टर्म्स कंडीशन थी कि पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन टू और हु आर एग्रीड। ये एग्रीड जो था लिखित में भी हो सकते हैं, ओरल भी हो सकते हैं, इम्प्लाइड भी हो सकते हैं। तो एसेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप की कोई दिक्कत नहीं है अगर रिटर्न में नहीं होता है। तो जो इसका क्वेश्चन है कि क्या लिखित में होगी तो ही हम उसे पार्टनरशिप कहेंगे, हम कहेंगे नहीं भैया ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लिखित में नहीं होगी तो भी काम चल जाएगा। अब बात यह है कि अगर लिखित में नहीं है तो उसकी वजह से क्या फर्क पड़ेगा, या लिखित में है तो आपको क्या अच्छा रहेगा, आपको बेनिफिट क्या मिलेंगे, वो एक अलग मैटर हो गया। प्रश्न का जवाब है इस पार्टनरशिप शुड बी इन रिटन, तो मेरा क्वेश्चन आंसर है नो, पार्टनरशिप रिटन में नहीं है तो भी हम कहेंगे वैलिड पार्टनरशिप है, सब्जेक्ट टू उसके अंदर अदर सारे के सारे एसेंशियल एलिमेंट शामिल हो। तो ये प्रश्न का जवाब तो ना हुआ। थ्रू लॉ डज नॉट एक्सप्रेसली रिक्वायर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। लॉ में ऐसी कोई बात नहीं है जहां ये कहा है कि भैया पार्टनरशिप डीड जो है, सॉरी पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो हमेशा, पार्टनरशिप कंसर्न है वो हमेशा रिटन में हो। लॉ में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट तो नहीं आती है, परंतु इट इज डिजायरेबल टू हैव। हम ये सलाह देते हैं, हम ये सलाह देते हैं कि भैया जब भी ऐसा काम करो, जो भी आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको रिटन में ले लीजिए, लिखित में ले लीजिए। ये हम सलाह देते हैं, हम ये सलाह देते हैं कि भैया आप उसको जो भी बात हुई है उस बात को लिख लीजिए, लिख के स्टाम्प पे साइन, स्टाम्प ड्यूटी चिपका दीजिए और सभी के साइन कर लीजिए। अगर नहीं करोगे तो क्या होगा? हम दे रहे हैं सलाह। आज आप हमसे मशवरा मांगोगे, हम कहेंगे बिल्कुल आपको रिटर्न में लेना चाहिए, क्योंकि अगर फ्यूचर के अंदर आपके बीच में कोई डिस्प्यूट हुआ, आपने कहा मैंने तो ज़्यादा डिसाइड किया था प्रॉफिट, मैंने तो कहा था मैं 60 लूंगा, इसने कहा था मैं 40 लूंगा, आज ये 50% मांग रहा है, आज ये बदल गया है, तो इसका निर्णय कौन करेगा? कैसे डिसाइड करेंगे कि दोनों ने उस डेट को आपस में क्या डिसाइड किया था, कैसे एग्री हुए थे, कौन सच है कौन झूठ है? तो हम आज ये सलाह दे रहे हैं कि भैया आप अपनी पार्टनरशिप डीड को लिखित में कर लीजिए। नहीं किए तो कल कोई डिस्प्यूट हुआ, कल कोई लड़ाई झगड़ा हुआ आपस में, चाहे किसी बात को लेकर, बिजनेस की बात को लेकर, प्रॉफिट की बात को लेकर, अपने राइट्स को लेकर, अगर आप चिल्लाते हुए हमारे पास आओगे तो हम आपकी जरा भी नहीं सुनेंगे। हम उस केस में आपके झगड़े को सलटारा करने के लिए हमारे कुछ नियम हैं, हमारे पार्टनरशिप एक्ट के अंदर कुछ प्रोविजंस दे रखे हैं, हम आपका झगड़े का सलटारा
उस प्रोविजंस के हिसाब से करेंगे। तो प्रोविजन के अंदर एक एग्जांपल देता हूं, वहां ये कहा है कि जितने भी पार्टनर्स है अगर रिटर्न में एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो जो इनका प्रॉफिट है वो हमेशा इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब आप चिल्लाते रहना कि जिस दिन पार्टनरशिप स्टार्ट हुई थी तो हमारे तो 70-30 का रेशियो डिसाइड हुआ था। हम आपकी जरा भी बात नहीं मानेंगे, हम कहेंगे सारे के सारे पार्टनर इक्वली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि हमने आपसे कहा था कि पहले रिटर्न में ले लीजिए, बाद में झगड़ा हुआ तो मेरे पास मत आइए। मेरा न्याय तो यही कहता है, मेरी जो लॉ कहेगी, तो ऐसी स्थिति जहां पार्टनरशिप डीड रिटर्न में नहीं है, ऐसी स्थिति में हमारे क्या क्या प्रोविजंस होते हैं जो हमें कंपल्सरी वहां लागू होंगे, उन बातों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल एक क्वेश्चन का आंसर है कि भी रिटर्न में नहीं होगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल एक प्रश्न का आंसर है कि आपने एग्रीमेंट रिटर्न में नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम सलाह देते हैं कि भैया रिटर्न में ले लो। रिटर्न में अगर नहीं लिया, ऐसी स्थिति में आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना या और भी कोई बात हुई इन केस ऑफ डिस्प्यूट, तो हमारे पार्टनर्स एक्ट के कुछ रूल लागू होंगे। आपके झगड़े का जो सल्टारा है वो हम उस रूल के हिसाब से करेंगे, ठीक है। फिर उस टाइम हम आपकी बात एक भी नहीं मानने वाले हैं, क्योंकि आज आपने हमारी बात नहीं मानी। हमने तो कहा था कि रिटर्न में ले लो, ठीक है। तो अगला जो प्रश्न है, जो अगर मान लो वो एग्री हो गया पर्सन और उसने रिटर्न के अंदर एग्रीमेंट करा लिया। स्टेप समझना मेरी बात। पहले स्टेप में क्या हुआ, पहले स्टेप में वो एग्रीड हुए। सबसे पहला जो स्टेप रहा जिसमें 2 और मोर पर्सन्स आर एग्रीड, जहां वो एग्रीड हो गए। देखिए हमारा कहना मानते जा रहे हैं, कितने अच्छे लोग हैं। तो सबसे पहले तो वो एग्री हुए, हमने कहा जो भी एग्री हुआ है उस टर्म्स कंडीशन को रिटर्न में कर लीजिए, रिटर्न में करा लिया। अब रिटर्न में कराने के बाद में हमने कहा भैया स्टाम्प चिपका दो, उसने स्टाम्प चिपका दिया। स्टाम्प चिपकाने के बाद में हमने कहा इसमें सभी पार्टनर के साइन कर दो, साइन कर दिए। अब और भी कोई रिक्वायरमेंट है या सब कुछ पूरा हो गया फॉर अ वैलिड पार्टनरशिप डीड? वैलिड पार्टनरशिप डीड के लिए तो सारी टर्म्स कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, परंतु एक और सलाह देनी है। भैया आप अपनी जो पार्टनरशिप ये जो डीड बनी है ना, इसको आप रजिस्टर करा दीजिए। क्या करा दीजिए? रजिस्टर करा दीजिए, रजिस्टर करा दीजिए, रजिस्टर्ड करा दीजिए। अब रजिस्टर्ड का मतलब क्या होता है, रजिस्टर्ड कहाँ होती है, ये समझने की कोशिश करते हैं। स्टाम्प ड्यूटी आपने लगा दीजिए। मैंने कहा 2500 अलग अलग स्टेट की अलग अलग स्टाम्प ड्यूटी है, तो जैसे भी आपकी स्टाम्प की ड्यूटी है आपने लगा दी, साइन भी करा दिया। साइन कराने के बाद में एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट वो मेरे पास आया, सर और क्या करूं? तो मैं उसे कहूंगा आप उसका इस डीड को रजिस्टर्ड करवा दीजिए। तो अगला प्रश्न है सर रजिस्टर्ड कहां करवाऊं, कैसे करवाऊं और क्यों करवाऊं? मुझे उससे फायदे क्या होंगे और नहीं कराऊं तो नुकसान क्या होंगे? तो यहां बात करेंगे। मैंने कहा रजिस्टर्ड जो है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, इज इट मैंडेटरी टू रजिस्टर द पार्टनरशिप डीड? ये जो डॉक्यूमेंट था, इस डॉक्यूमेंट को स्टाम्प पे तो ले लिया, प्रिंट करवा लिया, साइन करा दिया, तो इसको रजिस्ट्रेशन कराना, क्या इसका रजिस्ट्रेशन कराना कंपल्सरी है, करना ही चाहिए, मैंडेटरी है? तो मेरा प्रश्न का फिर जवाब है भैया मैंडेटरी तो नहीं है, आप चाहो तो करवाओ, चाहो तो मत करवाओ, मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी तो ये भी नहीं था कि आप रिटर्न में लो। तो वहां पे हमने कहा रिटर्न में नहीं लिए तो मैं आपके डिस्प्यूट के, अगर फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट हुआ उसका सल्टारा जो है मेरे एक्ट के हिसाब से करूंगा, मेरे एक्ट के प्रोविजन के हिसाब से करूंगा। इसी तरह से अगर आप रजिस्टर्ड करवाते हो, क्वेश्चन है कि रजिस्टर करना मैंडेटरी है क्या? तो जवाब है भैया बिल्कुल जरूरी नहीं है। नो, नॉट मैंडेटरी, इट्स ऑप्शनल। इफ यू वांट यू कैन, अदरवाइज यू कैन लीव दिस।
उसको रजिस्ट्रेशन करना जरूरी नहीं है। तो अगर मैं रजिस्ट्रेशन करवाऊं तो कहां रजिस्ट्रेशन होता है और क्यों रजिस्ट्रेशन करने से लोग भागते हैं, लोग नहीं करवाते हैं? आज की डेट में बिलीव कीजिए 90% पार्टनरशिप, अदर स्टेट का नहीं पता, मेरे राजस्थान के अंदर 90% पार्टनरशिप जितनी भी चल रही है वो अनरजिस्टर्ड फर्म है, वो रजिस्टर्ड पार्टनरशिप डीड नहीं है, क्योंकि लोगों को ज्ञान ही नहीं लगता है। उनको लगता है कि स्टाम्प के ऊपर लिख दिया तो काम हो गया, वो स्टाम्प पे प्रिंट कराने को ही रजिस्ट्रेशन मांग लेते हैं, पर ऐसा नहीं है। ये रजिस्ट्रेशन कहाँ होता है? ये जो आपका पार्टनरशिप डीड आया, ठीक जैसे मान लीजिए सिंपल सा एग्जांपल, आपके एरिया के अंदर आप अपना मकान या कोई प्लॉट खरीदते हो तो बेचते हो, या तो आप खरीदते हो या उसे बेचते हो, तो उसकी रजिस्ट्री करानी पड़ती है। मेरा एग्जांपल समझिएगा, आपके एरिया के अंदर आपने कोई फ्लैट खरीदा अगर, या फिर आपने कोई प्लॉट खरीदा या कोई मकान खरीदा या मकान बेचा, तो हर ट्रांजैक्शन को की रजिस्ट्री करवानी पड़ती है। ये रजिस्ट्री आप कहाँ करवाते हो? ये आप अपनी लोकल स्टेट के हिसाब से हर स्टेट के अंदर रजिस्ट्रार के ऑफिस बने होते हैं। हर लगभग हर बड़े शहरों में, साथ में तहसील लेवल पे भी आई थिंक होते हैं, तहसील लेवल पे रजिस्ट्रार ऑफिस बने होते हैं। जिस तरह से प्लॉट, मकान, फ्लैट की सेल और परचेज की आप रजिस्ट्री कराते हो, तो ठीक इसी प्रकार से आपको अपने इस डीड का भी रजिस्ट्रेशन करना होता है, और वहीं से करना होता है आपके लोकल रजिस्ट्रार के ऊपर। परंतु लोग क्यों नहीं करवाते हैं? क्योंकि जब मकान खरीदते बेचते हैं तो हमें बहुत अच्छी खासी गवर्नमेंट को रजिस्ट्री के चार्जेस देने पड़ते हैं। तो यहाँ पे भी जब आप पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर्ड कराने की कोशिश करोगे तो आपको लगेगा चार्जेस, पैसा लगेगा आपको, और स्टाम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, और स्टाम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। आप बोलोगे यार इतना फालतू खर्चा क्यों करना, कहाँ जरूरत है? तो ये सोच के उस खर्चे को बचने की कोशिश में लोग फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं। तो मेरा जो प्रश्न था कि ये कहाँ करानी है, ये रजिस्ट्रेशन होता है आपके स्टेट के अंदर लोकल रजिस्ट्रार, लगभग हर सिटी के अंदर इसके ऑफिस होते हैं, हर तहसील में भी आई थिंक इसका ऑफिस होता है। तो वहां पे उसको रजिस्टर्ड करना जरूरी होता है अगर आप करना चाहो तो सर आपने कहा बहुत खर्चा आता है, ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन कराने का खर्चा आता है, तो क्यों करवाएं? ऐसा खर्चा हम क्यों करेंगे? क्या हमें इसके फायदे हैं? और नहीं हुआ, नहीं कराएंगे तो हमें इससे क्या नुकसान हो सकता है? अब जो मैं बात करने वाला हूं आपको लगेगा कि सर तो ऐसे ही करते हैं, प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, पर मैं आपको बताऊं कि प्रैक्टिकली ही ऐसा ही होता है। आपको बहुत सरप्राइज होगा ये बात सुन के कि अगर आपकी फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो उसके क्या क्या नुकसान आपको हो सकते हैं। आज आप गवर्नमेंट को चार्जेस देने से डर रहे हो, परंतु इसका कितना बड़ा नुकसान आपको हो सकता है इसका एग्जांपल समझिए। मान लीजिए ये आपकी फर्म है, ठीक है, और आपकी ये थर्ड पार्टी है कोई भी, आपने अपनी थर्ड पार्टी को माल बेचा और आज की डेट में ये आपकी फर्म हो गई, पार्टनरशिप फर्म हो गई, ये अनरजिस्टर्ड है। बात समझना, आपकी जो फर्म में आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। मैंने कहा कंपल्सरी नहीं है भैया, इच्छा है तो करो, नहीं तो मत करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब आएगी? आपको दिक्कत तब आएगी अगर आपने थर्ड पार्टी को, आपकी जो फर्म है वो अनरजिस्टर्ड फर्म है, आपने थर्ड पार्टी को माल बेचा। अब ये जो पार्टी है आपको पैसा देने से मना कर रही है, डिनाई कर रही है, तो ऐसी स्थिति के अंदर आप कोई भी सूट फाइल नहीं कर सकते हो इस पार्टी के अगेंस्ट में। आपको यकीन नहीं होगा कि आप ये पैसा रिकवर करने के लिए इसके ऊपर केस फाइल नहीं कर सकते हो।
अनरजिस्टर्ड फर्म, अगर अनरजिस्टर्ड फर्म है तो अपने क्लेम के लिए थर्ड पार्टी के ऊपर केस फाइल नहीं कर सकता है। गवर्नमेंट कहती है कि जब हमने बात की थी कि भी रजिस्टर्ड करा दो, आपने बोला खर्चा बहुत लगता है, गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ता है, तो आज क्यों आए हो हमारे पास में? उस दिन पैसा देने से बच रहे थे, तो आज हम आपको राइट नहीं देंगे कि आप उसके ऊपर केस करके पैसा रिकवर कर सकते हो। तो अनरजिस्टर्ड फर्म के पास वो राइट नहीं होता है कि वो थर्ड पार्टी से अपना पैसा कवर कर सके, उसके लिए केस फाइल कर सके। है ना सरप्राइजिंग? पर यही हकीकत है। इसी तरह से अब देखिए, आपकी अनरजिस्टर्ड फर्म में, आपकी अनरजिस्टर्ड फर्म में, ठीक है, और ये थर्ड पार्टी है, ये कोई भी थर्ड पार्टी है, ये थर्ड पार्टी जो है ये आपके अगेंस्ट में केस कर सकती है, बिल्कुल सूट फाइल कर सकती है फॉर रिकवर हिज डेट। अगर ये आपसे पैसा मांगता है, ये थर्ड पार्टी आपसे पैसा मांगती है, और आप अगर अनरजिस्टर्ड फर्म हो तो आप कहोगे मैं तो अनरजिस्टर्ड फर्म हूं, मेरे पर कैसा केस होगा? बिल्कुल हो सकता है, आप केस कर नहीं सकते हो, परंतु अगर आपने किसी का पैसा खाने की कोशिश करी तो आप ये कह के बच नहीं सकते हो कि मैं तो अनरजिस्टर्ड फर्म हूं, क्या फर्क पड़ेगा? बिल्कुल थर्ड पार्टी आपके ऊपर क्लेम कर सकती है ना सरप्राइज? आप किसी थर्ड पार्टी के ऊपर केस फाइल नहीं कर सकते हो, थर्ड पार्टी आपको कंपल्सरीली आपके ऊपर सूट फाइल कर सकती है। इसी तरह से किसी भी एक पार्टनर्स का बी पार्टनर के साथ में कोई डिस्प्यूट होता है तो आप आपस में भी सूट फाइल नहीं कर सकते हो। अपने लायबिलिटी को, आपकी कोई लायबिलिटी आ गई फर्म के ट्रांजैक्शन के कारण, आप बाध्य नहीं कर सकते हो कि इसे पूरा करवाओ। आपके पास राइट ही नहीं है सूट फाइल करने का, वो अधिकार छीन लिया जाता है। तो जो मेरा प्रश्न है वो प्रश्न का जवाब क्या था? देखिए, राइट्स अफेक्टिंग नॉट रजिस्टर्ड ऑफ फर्म, अगर आप फर्म रजिस्टर्ड नहीं कराते हो तो आपके ऐसे और भी बहुत डिटेल में, यहाँ डिटेल नहीं करेंगे, डिटेल लॉ में समझेंगे, ठीक है ना। यहाँ छोटे छोटे हमें ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से या शॉर्ट टर्म क्वेश्चन के हिसाब से समझना है। तो राइट्स जो हो गए वो सूट फाइल करने का, आप सूट फाइल नहीं कर सकते हो। इसी तरह से थर्ड पार्टी आपके ऊपर सूट फाइल कर सकती है। पार्टनर्स जो है वो एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के ऊपर सूट फाइल नहीं कर सकता है, पार्टनरशिप फर्म पे सूट फाइल नहीं कर सकता है। ये बहुत सारे मैटर है राइट से जो आपसे छीन लिए जाएंगे जब आपने फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। तो क्या करना चाहिए भैया? रजिस्ट्रेशन करवा दो। तो मैंने कहा, जब आपका, अभी हमने कहा कि भैया एक डॉक्यूमेंट था जिसके ऊपर सभी टर्म्स कंडीशन लिखी थी, और वो टर्म्स कंडीशन जिसके ऊपर सभी एग्रीड हुए थे, कौन एग्रीड हुए थे? पार्टनर्स एग्रीड हुए थे। उसको आपने क्या किया? उसको आपने स्टाम्प के ऊपर प्रिंट करवा दिया। स्टाम्प पे प्रिंट कराने के बाद में आपने सभी के सिग्नेचर करवा दिए। सिग्नेचर कराने के बाद में आपको इसको रजिस्टर्ड भी करवाना है, और जब रजिस्ट्रेशन करवा दिया आपने, अब आप बन गए रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म। आप क्या कहलाओगे? आप कहलाओगे और रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म, क्योंकि अब आपकी पहचान ही भीड़ से अलग हो जाएगी। लोगों को लगेगा भैया ये जो फर्म है बहुत मायना रखती है, क्योंकि ये बाकायदा रजिस्टर्ड फर्म है। अब जो अगला जो हमारा प्रश्न था कि जब आपने एक बार डिसाइड कर दिया कि भैया जो हमारी पार्टनरशिप जो डीड है उसमें क्या क्या वर्ड या क्या क्या कंटेंट होने चाहिए, उसके बिना हमारी जो पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप डीड है, वो अधूरी होगी, वो पूरी नहीं होगी। तो कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप का डीड का मतलब हुआ वो सभी बातें जिनको कि हमें हमारी भागीदारी विलेख में लिखना जरूरी होता है। उसके बिना आपकी पार्टनरशिप डीड जो है
हमेशा अधूरी रहेगी। तो वो कौन कौन से कंटेंट है, वो कौन कौन से मैटर्स है जिनको कि हमें सामान्यतः से पार्टनरशिप डीड में लिखे जाते हैं। पहला जो कंटेंट है, बहुत जरूरी कंटेंट है, वो है डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर्स। अब डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर्स में क्या क्या आता है, देखिए डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर्स के अंदर जनरली पार्टनर्स की जो डिटेल्ड है वो लिखी जाती है। इसके अंदर लिखा जाएगा सबसे पहले पार्टनर का नेम। जैसे शुरुआत कैसे होगी, भागीदारी विलेख हेडिंग हो गई, शुरुआत होगी मैं MS राजपुरोहित, क्या आ गया, नाम आ गया। सन ऑफ फादर नेम आ गया, सन ऑफ BS राजपुरोहित, क्या आ गया, नेम आ गया। डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स की क्या क्या डिटेल सामान्यतः से लिखी जाएगी। आप अपने अड़ोस पड़ोस में कहीं पे भी कोई डॉक्यूमेंट मिले भागीदारी विलेख को, एक बार पूरा पढ़ लीजिए, जिंदगी भर आपको वापस सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं एक इसका फॉर्मेट भी है, वो PDF में जो मेरे नोट्स होंगे उनके अंदर अटैच कर दूंगा, एक फॉर्मेट रहेगा, आप एक बार उसको भी गो थ्रू कर लीजिए, उसको डाउनलोड करके गो थ्रू कर लीजिए। तो शुरुआत कैसे होगी, देखिए मैं MS राजपुरोहित, सन ऑफ BS राजपुरोहित, ठीक है। आगे जनरली हमारे यहाँ जाति लिखी जाती है, जाति भैया हो गई राजपुरोहित। फिर लिखी जाती है एज जैसे मान लो मेरी हो गई 35 एज। उसके बाद में मेरा एड्रेस, ठीक है, 159 बालाजी नगर, पाल बालाजी, जोधपुर। इसी तरह से दूसरा जो पार्टनर हो गया, मान लीजिए मिस्टर S, तो मिस्टर S सन ऑफ मिस्टर Y जो भी है, फिर उसकी जाति, फिर उसकी एज और फिर उसका एड्रेस। हम दोनों मिलकर ये डिसाइड करते हैं, पहली लाइन कंप्लीट हो गई। यानी कि यहाँ पे जो पार्टनर होंगे ABC, जितने भी पार्टनर होंगे उनके हमने कहा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मतलब उनकी डिटेल्ड लिखी जाती है। और क्या क्या लिखी जाती है मैंने आपको बता दिया। मैंने कहा नाम लिखा जाएगा, नाम के साथ में उसका फादर नेम लिखा जाएगा, उसके बाद में उसकी जनरली हमारे यहाँ पे जाति लिख देते हैं, उसके बाद में उसकी एज लिखी जाती है और उसके बाद में उसका एड्रेस लिखा जाता है। कितने पार्टनर, जितने भी पार्टनर है, हमने कहा मैक्सिमम 50 पार्टनर है, तो सबकी लिखी जाएगी, एक भी छोड़ना नहीं है भैया। चाहे वो 1% का पार्टनर हो, 10 का हो, 99 का हो या 0.1% का पार्टनर हो, सबकी डिटेल्ड यहां लिखी जाएगी। जो आदमी इसमें छूट गया वो पार्टनर नहीं है, वो पार्टनर नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो ये डिस्क्रिप्शन ऑफ हो गया पार्टनर। उसके बाद में कहेंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्म। फर्म के अंदर भी जिस नाम से हमें व्यवसाय करना है, जब भी हम पार्टनरशिप डीड की बात करेंगे, पार्टनरशिप फर्म की बात करेंगे, तो हमें एक नाम डिसाइड करना पड़ता है कि भैया राम एंड सन्स या महेश एंटरप्राइजेस, ऐसे जो भी आपने नाम रखे हैं उस फर्म का नाम लिखा जाएगा, ठीक है भैया। उस फर्म का नाम लिखा जाएगा, उसका एड्रेस लिखा जाएगा। तो हम दोनों पार्टनर ये एड्रेस आपस में ये सहमत होते हैं कि हम राम एंड सन्स नाम से, जिसका एड्रेस क्या होगा, जिसका रजिस्टर्ड एड्रेस क्या होगा, मान लीजिए ऑफिस है, जिसका ऑफिस एड्रेस ये होगा, जिसका फैक्ट्री एड्रेस ये होगा, ठीक है ना। इस तरह से इसकी डिटेल्ड अगले सेकंड स्टेप में लिखी जाती है। पहले स्टेप में पार्टनर्स की डिटेल, दूसरे स्टेप में स्टेटस में, दूसरी लाइन में क्या हो गया, फर्म की डिटेल। फर्म की डिटेल में क्या लिखा मैंने, फर्म का नाम लिखा और उसका एड्रेस लिखा। अगर ऑफिस और फैक्ट्री अलग है तो दोनों ही लोकेशन लिख लीजिए कि भैया ये ऑफिस होगा और ये हमारा फैक्ट्री का एड्रेस होगा। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्म में फर्म का नाम और उसका एड्रेस लिखा जाएगा। यहां तक पहुंच के नाम डिसाइड हो गया। उसके बाद में नेचर ऑफ बिजनेस, भैया किस तरह का बिजनेस आप करने वाले हो उसका नेचर आपको यहां लिखना है। जैसे आपने कहा हम आपस में इस जगह पे ये डिसाइड करेंगे कि भैया होलसेल ट्रेड करेंगे
या मैन्युफैक्चरिंग करेंगे या रिटेल बिजनेस करेंगे या कोई सर्विस प्रोवाइड करेंगे, जो भी नेचर का आप बिजनेस ऑक्यूपेशन करने वाले हो, बिजनेस ऑक्यूपेशन प्रोफेशन, जैसे हम 4 पार्टनर ने मिलकर डिसाइड किया कि हम सीए रिलेटेड सर्विसेज को प्रोवाइड करेंगे, तो ये हमारे सर्विसेज का नाम आ गया। हम 4 पार्टनर ने डिसाइड किया कि हम किराना की होलसेल व्यापार करेंगे, वो आ जाएगा कि भैया हम वी विल डू होलसेल वर्क ऑफ ट्रेड, ऑफ रिटेल ट्रेड, या फिर जिस पर्टिकुलर एजेंसी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप होती है कि वी विल वर्क एज ए ऑथराइज्ड डीलरशिप वर्क ऑफ XXX कंपनी, किसी कंपनी की डीलरशिप मिलती है। मतलब ये हो गया कि क्या बिजनेस करने वाले हो, क्या कुछ मैन्युफैक्चर करने वाले हो, क्या कुछ मैन्युफैक्चर करने वाले हो, क्या कोई ट्रेडिंग का काम करने वाले हो, क्या किसी की एजेंसी लेके काम करने वाले हो, तो उसका नेचर क्या होगा उसको अपनी अगली लाइन में लिखना है। कि देखो लाइन बनी क्या है ये समझना, हम ये आदमी इस नाम से व्यवसाय करेंगे, यहां पे करेंगे और इस तरह का व्यवसाय करेंगे भी, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ साइकिल्स, साइकिल का मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, ठीक है, प्रिंटिंग ऑफ बुक्स, बुक्स को प्रिंटिंग करने की मशीन लगाएंगे। जो भी आपका नेचर है उस नेचर को आप यहां पे लिखिए। अब बात करेंगे कमेंसमेंट ऑफ, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, ये बहुत जरूरी हो जाता है। आपको वो डेट भी लिखनी है जिस दिन से आप अपना व्यापार प्रारंभ कर रहे हो, वो डेट जरूर मेंशन करनी है। डेट वो डेट कि भी हम दोनों ने डिसाइड किया कि 1 अप्रैल 2023 से मिलकर व्यापार करेंगे, तो वो डेट लिखना बिल्कुल जरूरी होता है कि किस डेट के बाद में या किस डेट से आप अपना व्यवसाय स्टार्ट करने वाले हो, तो हमारे जो फर्म के ट्रांजैक्शन है वो कब से स्टार्ट कहलाएंगे, ये डेट जरूर मेंशन करना है कि आप बिजनेस की स्टार्ट की डेट क्या है, ठीक है ना, वो लिखना है। अब मैंने आपसे कहा था कि सामान्यतः क्या होता है, सामान्यतः होता है कैपिटल का कंट्रीब्यूशन, कि ये 2 या जो 3 व्यक्ति थे जिन्होंने बिजनेस करना डिसाइड किया है आपस में, इनका कैपिटल का कंट्रीब्यूशन क्या होगा। अगर बिजनेस के अंदर पैसे की रिक्वायरमेंट है, मान लीजिए अगर पैसे की रिक्वायरमेंट है, मान लीजिए 10 लाख की रिक्वायरमेंट है, तो इसमें ए कितना लगाएगा और बी कितना लगाएगा, पार्टनर्स का आपस में कंट्रीब्यूशन क्या होगा वो भी लिखना जरूरी है। तो हम कहां तक पहुंचे, हमने डिटेल लिखी, हमने कहा इस नेचर का व्यवसाय करेंगे, 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट करेंगे और इसके लिए हमें टोटल 10 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी, जिसमें से 8 लाख रुपए मान लीजिए ए लगाता है और 2 लाख रुपए बी लगाएगा, या 5 लाख रुपए ए लगाता है और बी द्वारा 5 लाख रुपए लगाए जाएंगे। और फ्यूचर में भी कोई रिक्वायरमेंट होगी तो दोनों अपने अपने हिस्से में यानी कि 50-50% लगाएंगे। जो भी आपकी टर्म से रिगार्डिंग कैपिटल कंट्रीब्यूशन कि व्यवसाय में आपको सामान्यतः कितने पैसे की जरूरत होगी, फिलहाल कैसे आप ये पैसा लगाओगे, कौन कितना पैसा लगाएगा, और फ्यूचर में अगर जरूरत पड़ी और पैसे की तो कौन कैसा कितना लगाएगा, ये भी आपको कैपिटल कंट्रीब्यूशन के फॉर्म में उस भागीदारी विलेख में लिखना जरूरी होता है। एक बार आपने कैपिटल कंट्रीब्यूशन की बात हो गई तो अगला सबसे जरूरी प्रश्न है कि जब बिजनेस करने के लिए अगर आप साथ आए हो तो बिजनेस से जब प्रॉफिट आएगा, इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे, शेयर कैसे करोगे, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा। आपका आपस में प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो क्या रहेगा। जो आप बिजनेस करोगे साल भर, जिस अकाउंटिंग पीरियड में आप बिजनेस करोगे, उसके बुक्स जब क्लोज हो जाएंगे, वहां से जो भी प्रॉफिट दिखेगा या जो भी लॉस दिखेगा उसको किस अनुपात में आपको बांटना है, वो सबसे जरूरी बात होती है। क्योंकि सारे झगड़े यहीं पे आके सलट जाते हैं कि जहां प्रॉफिट दिखना शुरू होता है वो कहता है मुझे ज़्यादा चाहिए क्योंकि मैंने मेहनत ज़्यादा करी, एक कहेगा मुझे ज़्यादा चाहिए क्योंकि मैंने पैसा ज़्यादा लगाया।
तो भैया जो भी आपकी टर्म्स कंडीशन है रिगार्डिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो आपको प्रॉफिट आएगा या बिजनेस में गलती से भी लॉसेस हो गए तो प्रॉफिट एंड लॉसेस को कैसे बियर किया जाएगा, कौन कितना वहन करेगा, कौन कितना शेयर करेगा, इस बात को आपको बिल्कुल स्पेसिफिकली बिना संकोच किए लिखना है, क्योंकि यह सबसे बड़ा मुद्दा होता है झगड़े का। ठीक है भैया, ये जब आपने मेंशन कर दिया उसके बाद में एक बहुत जरूरी बात ये होती है कि जब भी आज की डेट में बिना बैंक अकाउंट खुले व्यवसाय सामान्यतः से नहीं हो पाता है, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि भी इतना पैसा लगाएंगे और मान लीजिए 50-50% प्रॉफिट लॉस बियर करेंगे। और ये बिजनेस ऑपरेट करने के लिए मान लीजिए हमें पीएनबी के अंदर या एचडीएफसी के अंदर अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, बैंक में अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। अब ये जो बैंक अकाउंट है वो ऑपरेट कौन करेगा? बिजनेस, ये जो बैंक अकाउंट है वो ऑल पार्टनर्स के साइन होने से ही ऑपरेट होगा या बाकी पार्टनर किसी एक पार्टनर को एनी वन ऑफ देम बाकी सभी पार्टनर मिलके एक स्पेसिफिक पार्टनर या दो स्पेसिफिक पार्टनर को बोल देंगे कि ये लोग हमारे बिहाफ पे बैंक अकाउंट ऑपरेट करेंगे। आपकी चॉइस है, आप क्या रखना चाहते हो, बात समझना। आप मान लीजिए 4 पार्टनर हो और आपने ये कंडीशन डाल रखी है कि जो बैंक अकाउंट है आपको एक दूसरे पे पूरा विश्वास नहीं है, हो ना वो मैटर नहीं है, मैटर ये है कि आप लोगों ने ये डिसाइड किया है कि चारों मिलके बैंक अकाउंट को ऑपरेट करेंगे। तो ऐसी स्थिति में जो चेकबुक होगी उस पर चारों के सिग्नेचर लगेंगे। या फिर आपने कहा कि भी हमारे ए बी सी डी में से हम ए को ऑथराइज करते हैं बैंकिंग ट्रांजैक्शन करने के लिए, तो ये राइट आपको उस टाइम रिटर्न में देना पड़ेगा। क्योंकि ये रिटर्न में नहीं है, कल डिस्प्यूट हुआ तो आप तो कहोगे भैया हमें तो पता ही नहीं चला, जो किया ए ने किया। अगर बुरा हुआ तो सब ए के ऊपर ब्लेम आ जाएगा, अच्छा हुआ तो कहेंगे क्या बड़ी बात है। तो ए को भी प्रोटेक्शन चाहिए, तो यहां पे स्पेसिफिकली आपके पार्टनरशिप डीड में ये मेंशन करना है कि आपके बिहाफ पर ये जो बैंक अकाउंट है वो कौन ऑपरेट करेगा। या तो सभी द्वारा हुए तो भी हमें कोई एतराज नहीं है, या आपने किसी एक पर्सन को ऑथराइज किया है वो बैंक अकाउंट ऑपरेट करने के लिए, इसमें भी हमें कोई एतराज नहीं है। बट हमें सिर्फ इतनी बात है भैया मेंशन कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आपके बीच में झगड़ा ना हो, या झगड़ा हो जाए तो हम निर्णय किसके फेवर में देंगे। अब बहुत जरूरी बात है कि जब आप कैपिटल लगाते हो बिजनेस में, जब कैपिटल लगाते हो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर पार्टनर बराबर ही लगाए। कैपिटल कैसे लगाओगे, जैसे आपने टर्म्स में पहले डिसाइड किया, हमें किसी भी ऐतराज नहीं है, परंतु आप ये चाहते हो कि हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट देंगे कैपिटल के ऊपर। आप कैपिटल के ऊपर, क्योंकि जिस पार्टनर ने ज्यादा पैसे लगाया है वो हमेशा ये कोशिश करेगा कि मैं अपनी कैपिटल पर इंटरेस्ट लूं। तो अगर आप अलाउ करते हो तो पहले ही आप अपने एग्रीमेंट में ये लिख लीजिए, पार्टनरशिप डीड में ये लिख लीजिए कि जो पार्टनर्स कैपिटल लगा रहे हैं अगर उसको हम इंटरेस्ट अलाउ करते हैं तो किस रेट से, किस ब्याज की दर से हम उसको इंटरेस्ट देंगे। अगर नहीं देना है तो भी आप मेंशन कर दीजिए कि भैया कोई कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, परंतु आपने डिसाइड किया कि हाँ नहीं दिया जाएगा, तो दिए जाने में हमें कोई एतराज नहीं है। हम कहेंगे आप अपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन कर लीजिए कि जिसने पार्टनर ने पैसा लगाया है कैपिटल के फॉर्म में, उसको किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से, किस आरओआई से, रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको ब्याज दिया जाएगा। हो सकता है ये भी डिसाइड हो कि अगर कोई पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर बिजनेस से पैसा निकालता है तो वो ड्राइंग होगी उसकी, और उस ड्राइंग के ऊपर बिजनेस से हम उसको इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, हम उससे चार्ज लेंगे, हम ब्याज लेंगे। यानी कि आपने जब पैसा लगाया तो बिजनेस उसको पैसा इंटरेस्ट दे रही है, और अगर आप पैसा निकालोगे
पार्टनर अगर पैसा निकालेगा तो पार्टनर को उसके बदले में ब्याज देना पड़ेगा। आप रिटर्न में लिख लीजिए, हमें कोई ऐतराज नहीं है भैया, पर साथ ही साथ आप डिसाइड भी कर लीजिए कि किस रेट से आपको ये इंटरेस्ट चार्ज करना है, ये भी मेंशन कर दीजिए ताकि झगड़ा नहीं हो। यहां पे आगे डिटेल्ड में समझेंगे कि जब इंटरेस्ट देने की बात करते हैं तो ये हमेशा और हमेशा केवल तभी दिया जाएगा जब बिजनेस के अंदर प्रॉफिट हो। यहां हमारा एक स्पेसिफिक प्रोविजन होगा, आगे डिटेल में करेंगे। तो इस पॉइंट को मैं स्टार लगा रहा हूं, इसको मैं आगे डिटेल में करने वाला हूं कि ऐसी परिस्थितियां भी होगी जहां एग्रीमेंट में तो लिखा हुआ है कि भैया 10% से ब्याज दिया जाएगा कैपिटल के ऊपर, परंतु आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट ही नहीं है। तो क्या ऐसी स्थिति में भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किया जाता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। पार्टनर्स का जो प्रॉफिट होता है वो हमेशा डिस्ट्रीब्यूट होता है। आगे हम सीखेंगे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का विभाजन कैसे करते हैं। तो हम आगे ये समझेंगे कि ये जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये प्रॉफिट का विभाजन है, न कि चार्ज ऑन प्रॉफिट है। इस टॉपिक को डिटेल में करेंगे। तो कितना मैक्सिमम, हालांकि लिखित में था, फिर भी हो सकता है हम पूरा अलाउ नहीं करें, कुछ अलाउ करें, ऐसी क्या परिस्थिति हो सकती है, इस टॉपिक को हम आगे डिटेल में करेंगे। इसी तरह से मान लीजिए एक बार के लिए कैपिटल तो डिसाइड हो गई कि भैया 10 लाख रुपीज लगाना है, दोनों पार्टनर 5 लाख रुपीज लगाएंगे, ये बात तो पहले डिसाइड हो गई। परंतु ड्यूरिंग द ईयर अगर और पैसे की जरूरत होती है और पैसा अगर एक पार्टनर फर्म को लोन दे देता है, एक पार्टनर फर्म को लोन देता है, या तो वो अब कंट्रीब्यूशन करने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं, या तो कैपिटल के फॉर्म में या लोन के फॉर्म में। आपने कहा ये कैपिटल तो हमारी फिक्स हो गई, अब इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर पैसे की रिक्वायरमेंट रहेगी तो जो पार्टनर है वो फर्म को लोन देगा, और अगर लोन देगा तो उसके ऊपर हम किस रेट से ब्याज देंगे, किस रेट से ब्याज देंगे, ये भी यहां मेंशन करना बिल्कुल जरूरी है ताकि फ्यूचर में झगड़ा ना हो। तो जिसने पैसा ज्यादा लगाया है, जिसने पैसा ज्यादा लगाया है वो हमेशा ब्याज की बात करेगा, इंटरेस्ट की बात करेगा, और जो मेहनत ज्यादा कर रहा है वो हमेशा रेम्युनरेशन की बात करेगा, सैलरी की बात करेगा। तो जो भी पार्टनर वर्किंग मोड में है, एक्टिवली काम कर रहे हैं, क्या उनको कोई रेम्युनरेशन देना है, क्या उनको कोई अलग से कोई सैलरी देना है, तो उसको भी आप सेपरेटली मेंशन कर दीजिए। मैंने कहा ये वो बात है जो इस बात पे झगड़ा होता है, जो मेहनत ज़्यादा करता है वो कहता है मुझे तो रेम्युनरेशन चाहिए, और जो कैपिटल ज़्यादा लगाता है, पैसा लगाता है, वो कहता है मुझे इंटरेस्ट चाहिए। तो ये सामान्यतः वो मुद्दे हैं जिनके ऊपर झगड़ा होता है। तो हमारी सलाह है कि भैया आप रिटर्न में पार्टनरशिप डीड बना रहे हो तो सारे के सारे मैटर्स को, ये कंटेंट है, वो शब्द है, शब्दकोश है, वो मैटर्स है जिनको आप पहले ही पार्टनरशिप डीड में लिख लो ताकि फ्यूचर में आपको कोई तकलीफ ना हो। फिर आप झगड़ोगे कि मुझे सैलरी चाहिए, मुझे ब्याज चाहिए। इसी तरह से मैं बात करूंगा आपकी जो पार्टनरशिप की ड्यूरेशन है वो पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक एक काम के लिए है। जैसे आपने दो पार्टनर्स ने मिलकर ये डिसाइड किया कि भैया साथ में मिलकर पैसा लगाएंगे, एक प्लॉट लेंगे, उसके ऊपर मकान बनाएंगे और बेच देंगे, जो भी प्रॉफिट आएगा उसको दोनों 50-50% डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। यानी कि एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, स्पेसिफिक वेंचर के लिए आप साथ में जुड़े थे, वेंचर खत्म, काम खत्म। कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए अगर आपने पार्टनरशिप की थी तो वो भी आप मेंशन कर दीजिए। या फिर स्पेसिफिक पीरियड की बात करेंगे, आपने डिसाइड किया कि भैया ये काम करेंगे और 2 साल तक काम करेंगे, उसके बाद में हमारी पार्टनरशिप खत्म, या बाय पार्टनरशिप बाय विल, इसको फिलहाल मैं पेंडिंग रख रहा हूं डिटेल्ड में डिस्कस, क्योंकि यहां पर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। तो जो पार्टनरशिप की ड्यूरेशन होती है इसको मैं सेपरेट वीडियो में कवर करने वाला हूं कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप बाय विल, पार्टनरशिप और स्पेसिफिक पर्पस,
और पार्टनरशिप बाई वेंचर। इसको मैं आपको डिटेल में कवर करूंगा, ये अपन वहां समझेंगे। आप सामान्यतः क्या अकाउंटिंग पीरियड रखना चाहते हो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स रेडी करने के लिए, भैया वो भी मेंशन कर दीजिए। सामान्यतः जो हमारे यहाँ पे अकाउंटिंग ईयर होता है वो हमारा फाइनेंशियल ईयर ही होता है। सामान्यतः जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है, फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो होता है 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। तो आप कौन सा अकाउंटिंग पीरियड है जो आप अपनी बुक्स के लिए रखना चाहते हो? क्या आप फाइनेंशियल ईयर को रखना चाहते हो या आप कैलेंडर ईयर के हिसाब से अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखना चाहते हो? आप डिसाइड कर लीजिए, हमें कोई एतराज नहीं है, पर भैया मेंशन कर दीजिए। हो सकता है कि आपका फॉरेन बेस कोई पार्टनर हो, वहां पे हो सकता है कैलेंडर ईयर चल रहे हो, तो आपके बीच में कंफ्यूजन हो जाए। पहले ही मेंशन कर दीजिए कि हम हमारा जो अकाउंटिंग ईयर है कि बुक्स क्लोज करके ये डिसाइड करेंगे कि भैया प्रॉफिट और लॉस की स्थिति क्या है। ये फाइनल करने के लिए हम कोई कैलेंडर ईयर को फॉलो करेंगे। कैलेंडर क्या मतलब हो गया, जनवरी से लगा के दिसंबर, या सामान्य फाइनेंशियल ईयर को आप अपना अकाउंटिंग पीरियड रखोगे, वो भी मेंशन कर दीजिए ताकि झगड़ा ना हो। तो हमने देखा कि वो सभी कंटेंट जिनको कि पार्टनरशिप डीड में लिखना बिल्कुल जरूरी होता है, परंतु उनके अलावा देखिए नाम लिख दिया, फादर का नाम लिख दिया, कैपिटल लिख दी, कोई बात नहीं भैया, काम चल जाएगा। तो वो सामान्यतः वो मुद्दे नहीं है जिनके ऊपर की डिस्प्यूट होता है। यहां से आपकी असली पढ़ाई शुरू होती है, आपकी असली जंग शुरू होती है। वो किन मुद्दों पे है जिनको कि रिटर्न में लाना है, वो मैटर्स। जेके क्या होगा, बात समझिएगा, जब एग्जामिनेशन में आपके पास क्वेश्चन आएगा, बच्चे लिखेंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर, डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्म, फर्म का नाम, ये सब तो लिखना ही भैया, कैपिटल, प्रॉफिट लेन, ये तो बहुत बेसिक चीज है। कितना प्रॉफिट रेशियो है, कौन कैपिटल कितना डालेगा, ब्याज क्या लेगा, ड्राइंग पे क्या लेगा, अरे भैया ये पॉइंट तो बहुत सामान्य है। असली मुद्दे की बात क्या है, असली मुद्दे की बात क्या है जिसको कि किसी भी हालत में आपको मिसिंग नहीं होना चाहिए। वो कौन से मुद्दे हैं जिनको पार्टनरशिप डीड में आपको लाना ही है, क्योंकि मैंने कहा पार्टनरशिप जो डीड है वो इसलिए बनाई जाती है कि फ्यूचर में कभी भी किसी भी तरह का अगर डिस्प्यूट होता है तो वो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेगी। रिजॉल्व कब करेगी कि उसके अंदर उससे संबंधित प्रोविजन दे रखे होंगे। अगर वो बात ही नहीं लिखी होगी तो पार्टनरशिप डीड होने के बाद में भी वो ना होने के बराबर हो जाएगी। वो कौन से मुद्दे हैं, मीनिंग ये हुआ वो सभी मुद्दे, जिन मुद्दों पे, वो सभी बातें जिनमें सामान्यतः डिस्प्यूट होता ही है। तो भैया नाम, फादर नेम, वो ठीक है, वो रूटीन है, वो तो लिखने ही है, पर वो बातें जरा भी मिसिंग नहीं करनी है जिनके ऊपर सामान्यतः डिस्प्यूट होते हैं। बहुत टाइम लगेगा बात समझने के लिए, पर ये नहीं लिखा तो सब कुछ अधूरा रह जाएगा। क्योंकि पार्टनरशिप डीड का पर्पस क्या है, पार्टनरशिप डीड बनाने का एकमात्र जो पर्पस है वो है फ्यूचर में किसी भी तरह का डिस्प्यूट नहीं होना। और डिस्प्यूट कब होता है, डिस्प्यूट होता है ऐसी स्थिति में जब या तो बिजनेस बहुत अच्छा चल जाए या बिजनेस में नुकसान हो जाए। अच्छा चलेगा तो डिस्प्यूट होने की संभावना ही रहेगी। प्रॉफिट शेयर के अलावा भी और बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके ऊपर सामान्यतः एक बार लोग सोचते हैं बाद में देख लेंगे। भैया बाद में नहीं देखना है, जो है आज 2 दिन एक्स्ट्रा लगने दो, जो टर्म्स कंडीशन है आज मेंशन कर लो। ये सबसे बड़ी जो तकलीफ आती है वो आती है रिकंस्टिट्यूशन के टाइम में। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म, यानी कि ऐसी कोई सिचुएशन आ गई जिसकी वजह से फर्म का आपको पुनर्गठन करना पड़ता है। फर्म का जो फॉर्म है
उस फॉर्म में चेंज करना पड़ता है। अगर ऐसी स्थिति आ गई तो ये बहुत बड़ा मुद्दा हो जाएगा लड़ाई झगड़े का। ये सामान्यतः मुद्दे क्यों होते हैं? मान लीजिए इसके सामान्य रिकॉन्स्टिट्यूशन वाला क्या होते हैं, क्या कब कहते हैं कि भैया फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया? तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है जब आप जो प्रॉफिट एंड लॉस है, अपने जो शेयरिंग रेशियो है, शेयरिंग रेशियो को अगर आप चेंज करते हो, चेंज इन शेयरिंग रेशियो। मान लीजिए दो पार्टनर है, दोनों ने डिसाइड किया था पहले कि भैया 50-50% पार्टनरशिप करेंगे, बाद में कुछ परिस्थितियां हो गई, अब आप अपना रेशियो जो है वो बदलना चाहते हो, अब 60-40 करना चाहते हो, यानी कि एक पार्टनर जो है वो अपना कुछ हिस्सा त्यागेगा और दूसरे को ज्यादा मिलेगा। तो ये त्याग करते समय ये कहेगा, झगड़े का मैटर बनेगा कि भैया मैं तेरे को 10% दे रहा हूं, उसके बदले में मुझे ये चाहिए। क्योंकि जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया था तो जीरो से स्टार्ट किया था, आज तो हमारी बहुत संपत्तियां बन गई, खूब पैसा कमा लिया, तो अब जो 10% दे रहा हूं उस 10% की वो कीमत नहीं है जो उस दिन थी। शार्क टैंक ऑफ इंडिया देखते हो ना आप? शार्क टैंक ऑफ इंडिया देखते हो? वो अपनी वैल्यूएशन निकालते हैं, वो कहते हैं आज धंधा इतना है, इसके लिए हम इतना 5 करोड़ रुपए मांग रहे हैं, 7 करोड़ रुपए मांग रहे हैं 2% शेयर के लिए। पर धंधा जब चलेगा, बिजनेस जब सक्सेस हो जाएगा, तो क्या उनकी वही आस करेगी? तो रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म का मतलब क्या हुआ कि ऐसे सामान्य परिस्थितियां जहां किसी भी रीजन से, डिटेल में करेंगे, बहुत सारे चैप्टर है हमें करने हैं, 4 से 5 चैप्टर और करने हैं, जहां पे पार्टनर्स का शेयरिंग अगर चेंज होता है तो उससे कहेंगे भैया पार्टनर्स का रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म हो गया, फर्म का पुनर्गठन हो गया। तो ऐसी स्थिति के अंदर किस वे से किया जाएगा? बिजनेस की कुछ गुडविल की कैलकुलेशन की जाएगी, बिजनेस जो इतना टाइम से काम किया है उसका जो नाम कमाया है, आज आप अपना कमाया हुआ नाम किसी को दे रहे हो, आपने ब्रांड इमेज क्रिएट की, उसको अपना त्याग करके उसको अगर दे रहे हो, तो ऐसी स्थिति में हमें हो सकता है गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़े, सेपरेट चैप्टर है। हो सकता है कि हमारी एसेट्स की रिकैलकुलेशन करनी पड़े, क्योंकि एसेट्स, मान लीजिए कोई लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी थी 10 साल पहले 10 लाख रुपए में, तो क्या आज उसकी वही वैल्यू है? आज उसकी वैल्यू करोड़ों में हो गई। तो हो सकता है कि रिकंस्टिट्यूशन के टाइम में एसेट्स की वैल्यू को कैसे कंसीडर करना है, आज ही लिख दीजिए। रिकंस्टिट्यूशन कब होता है? अगर आपको किसी रीजन से जरूरत पड़ गई, आपने एडमिन ऑफ न्यू पार्टनर कर दिया, आपने कोई नया पार्टनर अपॉइंट करना पड़ा, अब ये नया पार्टनर कोई स्किल की वजह से, एजुकेशन की वजह से या फाइनेंशियल की वजह से आप नए पार्टनर का एडमिशन कर रहे हो, तो नया पार्टनर कब आएगा? जब एक एग्जिस्टिंग पार्टनर अपना हक त्याग करके उसको अपने प्रॉफिट में से हिस्सा देगा। तो जो त्याग करेगा वो कहेगा कि भैया मैं त्याग कर रहा हूं, तो मुझे तो उसके बदले में ये चाहिए। तो आज ही लिख दीजिए कि फ्यूचर में ऐसी स्थिति आई तो उस दिन कैसे कैलकुलेशन करेंगे। अगर कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है तो उसका रिटायरमेंट का हिसाब कैसे किया जाएगा, उसका प्रॉफिट किस किस को देना होगा, उसका हिस्सा किसे किसे जाएगा, किस तरह से जाएगा। किसी पार्टनर की डेथ हो गई, मृत्यु हो गई, ऐसी स्थिति में पार्टनरशिप फर्म की स्थिति क्या रहेगी? क्या उसके बच्चे को पार्टनर बनाना है या एग्जिस्टिंग पार्टनर नहीं उसके शेयर को ले लेंगे? उसके घर वालों का हिसाब कैसे करना है, उसका अकाउंट का सेटलमेंट कैसे करना है? तो बात है एट द टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म की रिकंस्टिट्यूशन की स्थिति अगर आती है, ऐसी स्थिति में गुडविल की वैल्यूएशन आप कैसे करोगे? डिटेल चैप्टर है, डरिए मत, कोई दिक्कत नहीं है। तो रिकंस्टिट्यूशन की स्थिति आती है तो आप अपनी गुडविल की कैलकुलेशन कैसे करोगे, एसेट्स की कैलकुलेशन कैसे करोगे? आज ही लिख दीजिए कि 10 साल बाद में अगर ऐसी स्थिति आई तो उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, नहीं तो 10 साल बाद में बहुत जरूरी मुद्दा है, इस बात पे झगड़ा होना ही।
इसके बाद बात करेंगे अगर सेटलमेंट जो रिटायरमेंट हो रहे थे, मैंने कहा अगर फर्म बंद कर देते हैं, ये डिसाइड हुआ कि भैया फर्म ही बंद कर दो, तो कोई बात नहीं, आज ही लिख दीजिए, आज ही पार्टनरशिप डीड में लिख दीजिए कि जब भी बंद करेंगे, जब भी हम फर्म को बंद करेंगे उस दिन अकाउंट का सेटलमेंट कैसे करेंगे। आज ही लिख दीजिए कि अगर फर्म में किसी पार्टनर्स की डेथ हो जाएगी तो क्या ये फर्म बाय डिफॉल्ट डिसॉल्व हो जाएगी या ये फर्म कंटिन्यू रहेगी। क्योंकि अगर ये नहीं लिखा है तो किसी भी पार्टनर की मृत्यु की स्थिति में, डेथ की स्थिति में फर्म उसी टाइम डिसॉल्व मानी जाएगी। परंतु आज आप लिख के उसे बचा सकते हो ऐसा कुछ होने से। एक पार्टनर, और सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई डिस्प्यूट हुआ, अगर सब मुद्दों के होते हुए भी अगर किसी भी तरह का कोई झगड़ा हो जाता है, कोई विवाद हो जाता है, तो उसका सल्टारा कैसे किया जाएगा। क्या किसी को मीडिएटर अपॉइंट करके उसका सल्टारा करेंगे या और कोई रास्ता होगा। ये बात भी आज ही लिख दीजिए कि इन केस ऑफ डिस्प्यूट उससे सेटल्ड कैसे करना है। बहुत जरूरी बात है कि जितने भी पार्टनर्स है उनके राइट्स क्या होंगे। देखिए जनरल राइट्स अलग अलग होते हैं, किसी का स्पेसिफिक राइट या किसी का स्पेसिफिक ड्यूटीज जो होगी, वो अगर कोई स्पेसिफिक ड्यूटीज है तो आज ही डिफाइन कीजिए भैया आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, आपके ये दायित्व होंगे, ये आपके अधिकार होंगे, किसी को क्या राइट असाइन करना है, क्या स्पेशल ड्यूटी देनी है, वो बातें आज ही लिख दीजिए। मैंने कहा सामान्य बातें तो सभी लिखते हैं, पर ये एक ऐसी बात है जो बहुत बड़ा झगड़े का मुद्दा होता है, तो इन मुद्दों को भागने की कोशिश मत कीजिए। आज ही पार्टनरशिप डीड में जितना डिटेल्ड में लिख सको लिख दो, ताकि 5 साल 10 साल बाद में 15 साल बाद में कोई डिस्प्यूट की स्थिति ना आए। तो ये हमने देखा दीज आर द कंटेंट ऑफ अ पार्टनरशिप डीड। भैया कम लिखो के भी कोई दिक्कत नहीं है, परंतु ये सामान्यतः वो बातें हैं जो आपको एक पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखनी है। और अगर नहीं लिखी, पार्टनरशिप डीड बनाई नहीं या नहीं लिखी, ऐसी स्थिति के अंदर आपका क्या सॉल्यूशन हम निकालेंगे, आपके झगड़े का हम क्या सॉल्यूशन निकालेंगे, ये आपको डिटेल में आगे बताएंगे।